राब्ते कलाम पाक के लिए डॉक्टर मौजूद ताई साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم काजी नजम साहब को मैं इनवाइट करूंगा कुछ अशार के लिए। काजी नजम साहब। ये कुछ नातिया अशार हैं जो कि मदीना मुनव्वरा में 14वीं गिरात को लिखी गई अर्ज हैं। एक दफा का जिक्र है यारो, झूम रहे थे मैं और चांद, शहर मदीना की गलियों में घूम रहे थे मैं और चांद। एक सुहाना मंजर था जो ख्वाब सा था पर ख्वाब न था, गुंबद खिजरा को नजरों से चूम रहे थे मैं और चांद। मैं और चांद हंसी रातों में अक्सर मिलते हैं, लेकिन इस माहौल में मिलने से महरूम रहे थे मैं और चांद। शहरी मदीना में हर कोई हमसे बड़ा दीवाना था, अपनी सी एक दुनिया में मंजूम रहे थे मैं और चांद। अहले बैत के दीवानों में मैं भी था और चांद भी था, गहरी काली रातों में मजलूम रहे थे मैं और चांद। नात कोई भी कितनी दिलकश एक रिवायत है इकराम, नात कोई में लाजुम और मंजूम रहे थे मैं और चांद। जज़ाकल्लाह। डायनेमिक स्टाफ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से चौथा इलेक्शन हमने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया और आज उसकी पहली जनरल बॉडी मीटिंग है। तो स्टार्ट हम करेंगे हमारे पिछले साल के दौरान जो दोस्त अहबाब जिनकी डेथ्स हो गई, हमारे कोलीग, हमारे स्टाफ के एक मेंबर थे उनकी डेथ हुई, कुछ और जो हमारे दोस्त हैं उनके जो अभी रिसेंटली डॉक्टर इंदा साहब की वालदा की डेथ हुई, तो उन सब के इसाले स्वाब के लिए
दुआ से हम शुरू करेंगे। डॉक्टर नईम साहब अगर काइंडली दुआ के बाद। उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नत के फिरदौस में जगह खास तौर पे जो हमारे कोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, डॉक्टर सईद का भी इंतकाल हुआ, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नत के फिरदौस में जगह फॉर्मल स्टार्ट करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर शरीफ भट्ट साहब से वेलकम नोट के लिए। प्रोफेसर शरीफ भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बेटी, आप हमारी एक कॉल पे यहाँ पे आए हैं और मैं देखता हूँ कि स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। हमने ये ESC के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन जीता है और आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद यही है कि जो पिछले 2 साल से मामला चल रहे हैं फैकल्टी के साथ, जो रिसेंट मामला हैं उन पे थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इनपुट नहीं आएगा तो हमें भी फ्यूचर डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है। तो मकसद यही है कि आपसे इनपुट ली जाए और कुछ चीज़ों को स्ट्रेटजाइज किया जाए कि कैसे आगे की तरफ हमने मूव करना है। सुबह हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक एवरेज जो एक फैकल्टी मेंबर है, एवरेज पे वो तकरीबन 120 स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में पढ़ाता है और अगर वो जितने क्विजेस 4 असाइनमेंट्स और उसके बाद मिड्स टर्मिनल, तो तकरीबन वो ये 1200 पेपर्स बनते हैं जिसको वो चेक करता है। फिर एट द सेम टाइम मुख्तलिफ कमिटीज़ में भी फैकल्टी मेंबर शामिल हैं। ओपन हाउस हो, विजियो स्पार्क हो, या आपकी कोई एक्रीडेशन का प्रोसेस हो तो उसमें फैकल्टी मेंबर शामिल हैं। आपका कॉन्वोकेशन हो, फैकल्टी मेंबर शामिल हैं। फिर आपकी ACR लिखी जाती है, उसमें भी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, उसमें भी फैकल्टी मेंबर शामिल हैं। तो ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी चला ही फैकल्टी रही है। बाकी तो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनसे उनकी काम करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तमाम चीज़ें फैकल्टी चला रही है और जो इंटरनेशनल रैंकिंग में ये जो पोजीशन आती हैं कॉमसेट्स की, वो फैकल्टी की वजह से ही है ना। उसमें तो एडमिन को कोई रोल नहीं है, बट स्टिल हमें फैकल्टी को फिर भी लताड़ा जाता है कि भाई आपका इन ठीक नहीं है, आपका आउट ठीक नहीं है। 8 घंटे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको फैक्ट्री मत बनाए कि जनाब आपने 8:30 ही आना, 4:30 ही जाना है। अगर आपने 4:30 बजे ही मामला को ख़त्म करना है तो फिर MS PhD को कौन सुपरवाइज करेगा। बहुत से दोस्त मेरे यहाँ बैठे हुए हैं जो MS PhD को मैं देखता हूँ 4:30 के बाद बैठे होते हैं और उनके बैठने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो लोग शाम का प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो वो बैठे सिर्फ उनके लिए होते हैं। तो वो उनके आप 9-10 घंटे में बैठते हैं तो आप फिर भी उनको एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि आप क्यों बैठे हुए हैं, तो फिर तो उसका मतलब MS PhD का प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए ना। हमारे बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैकल्टी मेंबरान हैं जो HEC के बेस्ट टीचर अवार्ड लेके, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद जो मामला हैं वो फैकल्टी के हाथ में नहीं है। तो आज की इस GPM को कॉल करने का मकसद यही था कि थोड़ी सी फ्यूचर डायरेक्शन के लिए आपसे कुछ मशवरे लिए जाएँ और उसके बाद फिर जैसा जो स्ट्रेटजी बनेगी उसके मुताबिक फिर आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए। तो आगे की प्रोसीडिंग के लिए मैं मसूद साहब को कहता हूँ कि वो इस डिस्कशन को आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप लोग यहाँ पे कॉल पे आए हैं और अगेन थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। स्टाफ एसोसिएशन हमारे पास आज मेहमान है
तो पूरी स्टाफ एसोसिएशन का सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद माशाल्लाह, दूसरी आपकी एसोसिएशन ने एक स्मूथ ट्रांजिशन के तहत दूसरी एसोसिएशन आई है और आप सबको मुबारक हो कि माशाल्लाह आपने लोगों का एतमाद दिया है और 20 लोग जो आज यहाँ हमारे पास हैं, तो ये सारे एक प्रोसेस के तहत नुमाइंदा बन के आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया जिन्होंने एक स्मूथ ट्रांजिशन से ये प्रोसेस को चलाया है और चौथा इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ है। ये कॉमसेक्स वाहिद कैंपस है कि जिसके अंदर 4 के 4 इलेक्शन हुए हैं। बाकी तमाम कैंपसेस हैं उनके अंदर कहीं 1 हुआ, कहीं 2 हुए, कहीं 3 हुए, लेकिन ये है कि हमारी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। साबका प्रेसिडेंट्स, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे फैसल शफीक भट्ट साहब थे, दूसरे डॉक्टर माजिद साहब थे, तीसरे डॉक्टर अतीक साहब थे। आप सबका भी शुक्रिया कि आपने एसोसिएशन को एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथे साल में हम दाखिल हो गए। तो हर एक ने अपने अपनी बिसात के मुताबिक उसमें जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो सारी कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है एक वॉलंटियर सर्विस है और उसके बदले में कोई कहीं किसी किस्म का कोई बेनिफिट कोई नहीं मिलता। अगर आप ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन होगा कि जिसमें आप जीत के तो अपोजिशन में जाके बैठते हैं कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी अपोजिशन में जाके बैठना होता है। बाकी जितने इलेक्शंस हैं तो उसके जीतने के बाद कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपने अपोजिशन में आपने लड़ाई करनी है, आपने लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट करना है। तो राइट्स के लिए फ़ाइट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो उसका पता ही है आपको, स्टार्ट से जब यहाँ तक भी तो जो भी लोग फ्रंट पे हैं तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो हर एक ने जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमारे पास अब मैंडेट है, 1 साल का मैंडेट हमें मिला है। आज पहला दिन है हफ्ते को हमने जुमे को हल्फ उठाया था, उसके बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है। काउंटडाउन हमने ये कंसिडर किया है कि आज से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 365 डेज माइनस हो गए। तो आज से हम इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से हम इंशाल्लाह एक बेहतर ASA छोड़ के जाएंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। जहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे और इस श्योरिटी के साथ हम आए कि जहाँ भी ज़्यादती होगी वहाँ पे आप हमारी इनपुट देखेंगे इंशाल्लाह, बशर्ते कि हमें उसका पता चल जाए। आपने हमें बताना है जहाँ पे ज़्यादती होगी, कौंसल आपके साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। ये हमारा कौंसल मुतफ़िका तौर पे चलेगी और एक अच्छी बात ये होगी इंशाल्लाह कि कौंसल के अंदर ज़ाहिर 2 पैनल्स हैं, 2 पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ पे 5 मेंबर्स हमारे अपोजिशन के हैं और 12 मेंबर्स ट्रेजरी कैंप के हैं। तो 17 मेंबर्स की ये कौंसल है। हमने पहले भी सिलसिला इसी तरह से चलाया था कि हमने हमेशा अपोजिशन को अपने साथ रखा था। जिस मीटिंग में गए, जिस फोरम पे गए, जहाँ भी गए, हमने हमेशा अपोजिशन का नुमाइंदा अपने साथ रखा। अब भी इंशाल्लाह हम उसी जो हमारा पैटर्न है उसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। चाहे सेंट्रल काउंसिल में जाएंगे, चाहे हम डायरेक्टर के ऑफिस में जाएंगे, चाहे किसी भी जगह मीटिंग होगी, तो एक तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन होगी, हर चीज़ आपके सामने ओपन होगी। हम उसमें किसी किस्म की कोई सीक्रेसी नहीं रखेंगे। आपके नुमाइंदे हैं तो आपके नुमाइंदे, आपका ये राइट है कि आपके नुमाइंदे जो काम करें उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो आप कभी भी अगर हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते तो आप इंफॉर्मेशन हमसे मांग सकते हैं, हम आंसरेबल हैं उसके। लेकिन इंशाल्लाह जो भी मीटिंग होगी, जहाँ भी कोई भी काम होगा, अनटिल के कोई बहुत ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो बिफोर टाइम डिस्क्लोज करने वाली नहीं है, अपने टाइम पे डिस्क्लोज करने वाली है, तो हम आपको मिनट्स के ज़रिए हम लिख के, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कामरान साहब माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट आदमी हैं, तो वो कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे ग्रुप के ऊपर, ईमेल के थ्रू, जो भी वीडियो बेहतर समझेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आर्टिकल 19A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है वो राइट टू इंफॉर्मेशन आपको देता है। उस राइट टू इंफॉर्मेशन के
राइट के तहत कोई पब्लिक ऑफिस जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको छुपा नहीं सकता। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कहीं भी किसी जगह कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप समझते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए, तो आप पर्सनल कैपेसिटी में भी एडमिन से भी किसी भी जगह जहाँ भी वो चीज़ मौजूद है अपने इस राइट को एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 16 जो हमारा है वो कहता है आपका फ्रीडम टू असेंबली है, आपके पास ये राइट टू असेंबली, आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी जगह। ये स्टाफ को खास तौर पे डराया हुआ था कि आप किसी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, हम आपको लेटर दे देंगे, ये आपको कोई नहीं दे सकता। आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये राइट टू असेंबली देता है। फिर राइट टू यूनियन और एसोसिएशन आपको आर्टिकल 17 आपको ये देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो भी आपकी है एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आपको देता है। और उसी का 19A फिर आपको ये देता है राइट टू इंफॉर्मेशन है जो आप किसी भी ऑफिस से ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कम से कम हर बंदे को पता ज़रूर होना चाहिए कि आपके ये जो बेसिक राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किए हुए, और कोई भी लेजिस्लेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में नहीं हो सकती। कोई भी फॉरम अगर ये कहता है, चाहे वो डायरेक्टर ऑफिस हो, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, सेनेट हो, कुछ भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एब्रोगेशन में वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चीज़ कोई लॉ बना नहीं सकता। वो अगर है तो वो इलीगल है। तो अगर किसी ने कोई ऐसा लॉ बनाया हुआ है कि जो आपके इन बेसिक राइट्स को वो सबटाज करने की कोशिश करता है तो वो इलीगल है, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे तो वहाँ से होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनकी अवेयरनेस हर एम्प्लाई को होनी चाहिए। और फिर 2019 में तमाम SG और OG के स्टाफ को परमानेंट लेटर्स मिल चुके, तो जॉब आपकी प्रोटेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉब का आपको कभी भी किसी भी स्टेज पे ख़तरा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा तो ASA इंशाल्लाह 141 मेंबर्स ASA के मेंबर्स जो हैं वो इंशाल्लाह हर जगह इकट्ठे खड़े रहेंगे। ये हमारी सबमिशन है आज के दिन। अब आते हैं एजेंडा के ऊपर। जो हमारा एजेंडा है आज की इस मीटिंग का, तो वो है कि कैंपस के अंदर पिछले 2 साल से अनफॉर्चुनेटली ये कैंपस तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हर चीज़ हमारी नीचे जा रही है, चाहे फैकल्टी का मोरल है, प्रोडक्टिविटी है, स्टाफ को आप देख लें, स्टूडेंट्स को आप देख लें, क्लासरूम्स की कंडीशन आप देख लें। आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे, स्वाय शायद एडमन के जो दफातर हैं वहाँ पे तो बहुत आला किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे तो वो बड़ा अच्छा आर्गूमेंट मुझे वो मिल गया डॉक्टर रमीज साहब ने दिया कि वहाँ तो OG2 का बंदा सिंगल ऑफिस में बैठता है और इधर OG3 के जो लोग हैं उनके लिए 3 वो एक दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो फैकल्टी और स्टाफ और एडमन उनको देखें तो आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ पे नज़र आता है। तो कैंपस के अंदर फैसिलिटीज़ हर आने वाले दिन के साथ नीचे गई हैं पिछले 2 सालों के अंदर। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली पता ये चला है कि ये वाला हमारा जो ब्लॉक है, यानी अल्लामा इकबाल ब्लॉक या कायदे आज़म ब्लॉक है, तो ये भी PF वाले वापस ले रहे हैं। तो इससे बदतरीन मैनेजमेंट क्या होगी कि आप अपने एसेट्स को सेव ना कर सकें, आपके पास जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ हैं आप उन्हें सेव ना कर सकें, आपके अंदर इतनी निगोशिएशन पावर नहीं है कि आप अपने किराएदार के साथ निगोशिएट कर सकें, उसके साथ बैठ सकें कि हम आपके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप रिव्यू कर लें कि आप 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी ये नायरी आपकी है, उनकी नहीं है। ज़ाहिर है किराएदार तो बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको तो रीनिगोशिएट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो 2 साल से मतलब ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जब से आई है, तो अनफॉर्चुनेटली कैंपस हर आने वाले दिन के साथ नीचे की तरफ जा रहा। क्लासरूम्स के अंदर जाके हालत देखें, उसके डेस्क जो हैं वो टूटे हुए हैं, उसके चेयर्स टूटी हुई हैं, कोई उसकी रिपेयरिंग नहीं है। उधर मैं वो क्लास पढ़ाता हूँ 411 में, वहाँ पे वो
एक ईंट रख के तो दरवाज़ा हम बंद कर रहे होते हैं, इधर लॉक्स हैं तो अल्लामा इकबाल ब्लॉक, कायद आज़म ब्लॉक में देखें क्लासरूम्स के क्लास वो आपको नहीं मिलेंगे, उनकी आपको नेम एनीथिंग, और वो हर आने वाले दिन के साथ नीचे की तरफ जा रही है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अपने ज़ाती एजेंडे की तरफ वो हो गया और यूनिवर्सिटी को वो तबाह करने पे तुले हुए। लेकिन एएसए फैकल्टी अपनी यूनिवर्सिटी को तबाह नहीं होने देगी। चंद लोग अपने मखसूस एजेंडे के तहत, उन्होंने तो कल को पटका मोटे पे रखना है और निकल जाना है नीवे नीवे होके, लेकिन हमने यहीं पे नौकरियां शुरू की थी और यहीं से हमने रिटायर होना है, तो हम अपने इदारे को बचाएंगे। तो अपने इदारे को बचाने के लिए हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि वो खड़ा हो और इस इदारे की वेलबींग के लिए काम करे। तो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन उसके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। और उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फैकल्टी है, और फैकल्टी के मोरल की आज ये हालत, आए दिन उन्हें एक लेटर पकड़ाया फिर दूसरा पकड़ाया, कभी एक तरह से कभी दूसरी तरह से, उन्हें साइकोलॉजिकली डिप्रेस रखा जा रहा है। वो लोग जो कैंपस में सबसे ज़्यादा काम करने वाले थे, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, जिनके नामों की वजह से आप काम कर रहे हैं, आपका ये आप रैंकिंग में आप ऊपर जा रहे हैं, उन लोगों को आपने लेटर पकड़ा दी, उन लोगों को आप कहते हैं कि ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा हमें इन इश्यूज़ को भी देखना है। आज का जो एजेंडा है वो इसके अराउंड है, तो उस पर हम डिस्कशन ओपन करेंगे। हमने जीबीएम बुलाई है आप लोगों से फीडबैक लेने के लिए। आप हमें गाइड करेंगे कि हमने क्या काम करना है, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन हमने लेनी है, आपसे हम ये गाइडलाइन लेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो उसके लिए आज का पैटर्न थोड़ा सा हम ये करने लगे कि हम ये चाहते हैं कि हमें गाइडेंस के लिए सबसे पहले फैकल्टी की आपको भी थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जो कैंपस में जो सीनियर लोग हैं जो मुख्तलिफ पोजीशंस में माजी में सर्व कर चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा इस पर व्यू ले लेते हैं जो एक्चुअली जो हो रहा है और जो होना चाहिए और लॉ क्या कहता है। हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ज़ाहिर है पहले हमारी ड्यूटीज़ हैं, फिर हमारे राइट्स हैं। तो हमने ज़ाहिर कैंपस भी चलाना है, हमने अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करना है, इसे सेव भी करना है, इसे आगे भी लेके चलना है। तो उसके लिए हम एक पैनल डिस्कशन करवाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले काजी नजम साहब से, वो काइंडली तशरीफ़ लें। डॉक्टर वासिफ साहब काइंडली, डॉक्टर इकबाल साहब, फसी साहब, डॉक्टर अल्ताफ साहब और पॉसिबली हमारे यहाँ डॉक्टर नादिया प्लीज। एचओडी नहीं है आपके साथ। साहब का एचओडी, हमने कहा साहब का एचओडी मैडम डॉक्टर समीना से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो शायद उनका कोई डिफेंस का या कोई इशू है, वो भी तशरीफ में लाई आती हैं तो वो भी आती थी। तो मेरा ख्याल है रिसेंटली जो सबसे डॉक्टर इकबाल साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर डॉक्टर वासिफ साहब से शुरू, जो रिसेंटली रिटायर हुए एचओडीज, तो उनसे शुरू करेंगे। तो डॉक्टर इकबाल साहब से शुरू करते हैं। तो सर काइंडली थोड़ा सा आपने ब्रीफ करना है कॉम्पसेट्स के रूल्स क्या कहते हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और फिर हमारे राइट्स क्या हैं, और ये जो करंट सिलसिला चल रहा है कि नौकरी 8:30 से 4:30 बजे तक होनी चाहिए, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा ज़रा आपका व्यू 2-3 मिनट अगर आप कहें। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग जो ना आए इस इम्पोर्टेंट इशू पे जो ना मैं क्या कहना चाहिए रिजर्वेशन कह लें या उसके जो ना अपने आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सब लोग जो ना इकट्ठे हुए हैं।
यहाँ फरमाया कि हमारी एसोसिएशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे जो है राइट्स की जो है ना या हमारे हकूक़ की जो है कहीं खिलाफ वर्जी ना हो पाए, और अगर कहीं पे होने लगे, ऑडियंस का भी व्यू ले लेना। अगर कहीं ऐसा हमें नज़र आए कि हमारे हकूक़ की कहीं पे खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वहाँ पे हमारी एसोसिएशन जो है अपनी रोल प्ले करे और हमारी आवाज़ को जो है ना कंसर्न ऑर्डर तक पहुँचाए। तो लेकिन उस सारी सूरत हाल को हम अपने फ़ायदे के लिए उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि हम एक हाई मॉरल ग्राउंड्स पे मौजूद होंगे। तो किसी और पर कोई इतराज़ उठाने से पहले हमें अपने जो सूरत हाल है या जो हमारे ज़िम्मे जो ड्यूटीज़ हैं या जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो हम उस तरीके से अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मसूद साहब ने जो जिक्र किया वो हकीकत है कि हमारे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स जो है रिसर्च में भी और टीचिंग में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उसी की वजह है कि हमारी जो रैंकिंग है मकामी सतह पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ना वो उसमें फैकल्टी का ही मेन रोल है। बाकी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो सिर्फ जो है ना डाटा गैदर करके तो आगे प्रेजेंट करते हैं या उनको यूँ कह लें कि फॉरवर्ड करते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। तो जो असल इस रैंकिंग का जो उसके क्रेडिट देना चाहिए वो फैकल्टी को ही देना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें हो इसलिए मतलब हो रही होती हैं कि जब हम एक तयशुदा प्लान के तहत जब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो तयशुदा जो टाइम फ्रेम कह लें उसको या जो है ना उसको नज़म कह लें, तो ये हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये जो है ना कुदरत ने भी जो निज़ाम बनाया है वो भी एक डिसिप्लिन एक नज़म के तहत चल रहा है, और उसी को फिर इंसान ने भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि एक अच्छा निज़ाम या एक निज़ाम जो कि अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है वो एक ख़ास नज़म के तहत चलता है ना। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाएंगी। तो अल्टीमेटली फिर हमारा सिस्टम बना और उसमें जो है ना ज़ाहिर है कोई ना कोई ऑफिस आवर्स का नाम दिया गया या जो है ना वर्किंग आवर्स का नाम दिया गया कि उस दौरान सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तो अदरवाइज तो वो क्या कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा जाना, ठीक है ना। तो इसलिए ये वर्किंग आवर्स पर जो स्ट्रेस होता है किसी तरफ से, तो उसकी मेन वजह मेरे तो जहन में यही आती है ना। तो आप हर एक का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना। तो इसलिए वो एक पॉलिसी बनी इस्लामाबाद से, हमारे 6-7 कैंपस हैं वो सब में सर्कुलेट हो जाती है कि आपने ये इस पर अमल करना है। तो हाँ, पॉलिसी पे हमारा इतराज़ हो सकता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये 8 घंटे की बजाय 6 घंटे होने चाहिए या 5 घंटे होने चाहिए, और ये इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर एक दफ़ा पॉलिसी बन गई तो उसके बाद जो है यहाँ पे डायरेक्टर साहब का जो यहाँ पे हाईएस्ट ऑफिस है इस कैंपस में, उसका भी रोल ये नहीं है कि या उसकी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ नहीं है कि वो पॉलिसी में कोई चेंज कर सके, है ना। तो उसने वो इस्लामाबाद से जो पॉलिसी आई है उसी को इम्प्लीमेंट करना है, और HOD जो है फर्दर उन्होंने भी यही काम करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आजकल क्लर्क का लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ है, तो अगर आप कहें तो ये सारा क्लैरिकल जॉब ही रह जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो इस्लामाबाद में होती है, तो हमें वहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए। हम समझते हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं है तो उधर हमें अपने जो है वो जो हमारा प्रेशर है या जो हम जो है ना जो कुछ कर सकते हैं तो हम भी हम करें, ताकि जो है ना पॉलिसी हमारी मंशा के मुताबिक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बन के आए, जो है जिसमें हम समझते हैं कि ये हमारे लिए कम्फर्टेबल है। तो इस मौजूदा पॉलिसी के तहत अगर 8 घंटे का वर्किंग हमें कहा गया है कि 8 घंटे हमने करनी है, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किए हैं, तो फिर हमारी मतलब ये मेरी ज़ाती राय है कि फिर हमारी
ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हमने 8 घंटे काम करने हैं, और 8 घंटे भी वो काम करते हैं तो ये नॉर्म है। नॉर्म क्या है कि 8:30 से 4:30 बजे, जिसमें सारे कोलीग मौजूद हैं। आपने आके अलग से काम नहीं करना है, मैंने आके अलग से काम नहीं करना देना, ठीक है। हम सब मिल के काम करते हैं तो वो अल्टीमेटली कोई अच्छी प्रोडक्ट की सूरत में सामने आता है। इवन रिसर्च की सूरत में भी कोई ना कोई ग्रुप चल रहा होता है, उस ग्रुप में बाज़ दफ़ा ये कोई पिंडी से होता है, कोई वहाँ से होता है। तो अगर हम ये इसके लिए भी टाइम अब नॉर्मल रखेंगे तो कुछ ना कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे। वो हो सकता है मजबूरी के तहत जो है ना एक्सप्रेस ना कर पाएँ कि जी, लेकिन चारों ना चार वो आपके साथ चल रहे होते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा फिजिबल या ज़्यादा आसान ओवरऑल सिस्टम के लिए ये है कि हम जो डिफाइंड वर्क आवर्स हैं उसके दौरान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अलबत्ता फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो एग्जेम्पशन आपके हैं या बताए कि रूटीन से हट के कुछ चीज़ें होती हैं तो वो एचओडी के पास उसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एचओडी जो है ना वो आगे कम्युनिकेट कर सकता है कि मेरे 30 में से 1-2 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि जिनको ऑड टाइम्स में बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें इस चीज़ को नॉर्म बना लेना और रूटीन में उसको एक्सरसाइज करना, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और हमने जो डॉक्यूमेंट साइन किया है उसके भी अगेंस्ट है। तो इन शॉर्ट ये है कि अभी एग्जिस्टिंग जो वर्कलोड पॉलिसी है या जो हमारी ऑफिस टाइमिंग की पॉलिसी है वो नोटिफाइड पॉलिसी है, उसको हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। उसको हम जो है ना उसके अगेंस्ट हम लीगल ग्राउंड पे जो है ना नहीं हम कमज़ोर होंगे अगर कोई आवाज़ ऐसी उठाएंगे तो। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये आखिर क्यों उन्होंने ये काम किया जो है ना, और क्या ये किस लिहाज से ये काम गलत है। हमारे लिए तो जो है ना ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर है। अगर हम अपने तौर पे बतौर फैकल्टी सोचते हैं तो ये अनकम्फर्टेबल है। लेकिन साथ ही दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये उन्होंने क्यों किया और क्या ये लीगली गलत है या नहीं है। और प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हमने काम करना होता है, मिल के करना होता है, कम्युनिटी की सूरत में करना होता है। बतौर एचओडी अगर मुझे किसी काम से मुताल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्ज करें मुझे एलुमनाई से मुताल्लिक़ कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो एलुमनाई की कमेटी के कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, कन्वीनर खास तौर पे जो है ना उसके पास सारा डाटा होता है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है और मुझे अर्जेंटली रिपोर्ट जो है ना वो आगे फॉरवर्ड करनी है, ज़ाहिर मैंने आगे कहीं फॉरवर्ड करनी है, तो वो काम रह जाएगा जो है ना। अगर कोई कहे कि जी मैं तो 10 बजे आके तो या मतलब 10 बजे से जो है ना फिर आगे ऑनवर्ड जो है ना मैं अपना 8 घंटे पूरे कर लूँगा, तो मुझे अगर पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर किससे मैं लूँगा। तो हाँ, अगर एचओडी कंफर्टेबल है तो फिर उसमें हमें कुछ गुंजाइश उसमें निकालनी चाहिए कि एचओडी से को ये परमिशन मतलब उसके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो एग्जेप्ट कर दे कि ये फैकल्टी मेंबर इस टाइम से इस टाइम पे आ सकते हैं। तो शुक्रिया सर, निकल काफ़ी लंबी मैंने भेज डाली है। हेलो जी, शुक्रिया। पॉइंट डॉक्टर साहब का जो मुझे समझ आया है वो यही है कि जो आवर्स हैं नोटिफाइड उनके मुताबिक ही काम होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो एचओडी उसको मैनेज कर ले। स्टिल मेरा ख्याल है कि यही पॉइंट ये है कि शायद एचआर उसको ना मैनेज करे, एचओडी के पास जो है ना। क्वेश्चन हम इंशाल्लाह बाद में लेंगे, पहले 1 बाय 1 हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की बम्बारमेंट इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा पॉइंट है हमारे लिए। नहीं वो फिर टाइम ना मैनेज, वो बस शॉर्टली हम इनसे लेके फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है ना डॉक्टर वासिफ साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन को कि ये जो जीबीएम अरेंज किए। इट्स गुड के डिबेट्स होनी चाहिए हमारे दरमियान, और सबसे पहली बात यह है कि आपकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
मतलब किसी की पर्सनल नहीं है, किसी किस्म का जो है वो मटेरियलिस्टिक मानवपरस्ती बेनिफिट नहीं है। कलेक्टिव बेनिफिट की बात करनी चाहिए और कलेक्टिव विजडम की बात करनी चाहिए। तो बात तो डॉक्टर इकबाल साहब ने काफ़ी लंबी कर दी है। ओवरऑल मैं होलिस्टिक बात करूँगा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यूँ तो आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एकेडमिक है तो वो फिर फैकल्टी वुड बी द टॉप प्रायोरिटी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बाकी पिलर्स जो हैं वो उनको आप साइड लाइन कर रहे हैं। उनका भी उतना ही रोल है। अगर वो रोल अपना एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पा रहे या वो नहीं दे पा रहे, फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी ठीक होना चाहिए। ठीक है ना जी? तो हमें उनको भी पॉजिटिवली हमें लेके चलना चाहिए हर लिहाज से। और फैकल्टी और स्टाफ जो है वो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल अक्रॉस, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी हैं, वहाँ पे जो भी स्टाफ है या जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर ग्रेड में है या स्टाफ ग्रेड में है, तो वो सब के सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हमें अभी जो करंट सिनेरियो के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन का भी फ़ायदा उस वक्त ही नहीं है जो इकबाल साहब ने बात की कि हमें हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक भी लूप होल है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो हमें अपने आप को भी ठीक करना है और डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्लोज सर्किट में भी होनी चाहिए, ओपन सर्किट में भी होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं यही सिर्फ ऐड करूँगा कि हमारे लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इदारा है, और इदारे को मजबूत भी करना है और इदारे में कंट्रीब्यूट भी करना है। किसी भी हालत में, किसी भी हालात में कौम के अंदर भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने पीछे नहीं हटना, हमने कंट्रीब्यूट करना है वॉलंटियरली। जैसे अभी मसूद साहब ने अपने इंट्रोडक्टरी ब्रीफ में भी बताया कि ये वॉलंटियर सर्विस है, तो हमें वॉलंटियर होना पड़ता है। तो अगर जिस तरह इकबाल साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे या जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, या जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कर सकते हैं, कैपेबल है, एवरीवन इज़ कैपेबल, तो उनको टीम अप करना, उन हेल्दी एक्टिविटीज़ को फ्लरिश करना और क्रॉस बाउंड्री में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे से बजाय ये कि वो पोल्स में डिवाइड हो जाएं, पोल्स में डिवाइड ना हो। हम 6 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स और भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं अगर वो क्रॉस डिसिप्लिनरी तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यहाँ तक वर्किंग आवर्स की बात है, प्रिंसिपली मेरी ज़ाती राय में ये है कि एवरेज आपकी वही होनी चाहिए कि आपका दोनों लिहाज से, यानी इन और आउट जो है वो एवरेज जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट में है 8:30 से टाइम, ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है 8:30 से 4:30, तो वो जनरल ट्रेंड वही होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में अनॉमलीज आती हैं तो वो डेफिनेटली HODs के पास ये इख्तियार होना चाहिए, SOPs को रिविजिट होना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। जो जिस तरह स्टेचुटरी बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे कि उसी तरह हमारे पास जो है वो कैंपस लेवल की जो कमेटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो डिसीजन ले रही हैं या जो इस तरह की पॉलिसीज़ को फर्दर इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करती हैं, तो उसमें भी ऐसे की मेंबरशिप होनी चाहिए ताकि फैकल्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे भी मौजूद हो और वहाँ पे भी वो बात हो सके और वहीं पे वो इशू रिजॉल्व हो सके। HODs डेफिनेटली वो करते हैं, लेकिन डॉक्टर इकबाल साहब ने जैसे कहा कि वो लगे बधे होते हैं, तो वो उनको फिक्स बाउंड्रीज दी जाती हैं, ये इस पर खेलना है आपने। तो डेफिनेटली वो जो एलिमेंट है वो ऐड होना ज़रूरी है कि टू गेट कंप्लीट, मेरे ख्याल में एक वो अनबायस्ड किस्म का, या बायस मैं नहीं वर्ड यूज़ करना चाहता, मतलब ये ओपन एक कमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा आपने एक नई चीज़ ऐड की है कि जो कमेटीज़ बने उसके अंदर ASA की रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, और जो करंट पॉलिसीज़ हैं उन्हें रीविजिट होने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कोई वो कुरान और हदीस तो है नहीं है कि जो हम कहें कि ये फिक्स हो गई हैं। जैसे जैसे इदारे ग्रो करते हैं वैसे वैसे पॉलिसीज़ भी चेंज भी होती हैं, रीविजिट भी होती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर नारिया प्लीज़। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद, दुनिया ऐसे हमारे पास आई हैं और
वालों ने भी बहुत अच्छे किए हैं, इस पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी थोड़ा अच्छा काम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमेशा से मैं इस बात पे पॉइंट उठाती हूँ, हर किसी को कहती हूँ कि सेंट्रल लेवल पे हमारी वहाँ की रिप्रेजेंटेशन उसको एडवांस करने की कोशिश करें। जब तक हम वहाँ नहीं बढ़ेंगे तब तक इस तरह की पॉलिसीज़ आती रहेंगी। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी आई क्यों, और अगर ठीक है मानते हैं इस पॉलिसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम इलीगल कह सकें। लीगली इट इज़ डिफाइंड, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमने कहा आपके बच्चे नहीं हैं, जब हम साइन कर रहे थे हमें सब चीज़ें पता थी। लेकिन फिर ये था कि ये जो SOP है उसको प्रॉपर डिफाइन करें ताकि एवरीवन शुड नो कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमने फॉलो करना है। जो डॉक्टर इकबाल ने बात की बिल्कुल ठीक की कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये पॉलिसी को डिफाइन करनी पड़ेगी। ये आवाज़ आ रही पीछे वाली, दूसरा माइक दे, हाँ। ये माइक दे। पहुंचेगा फिर खिंच जाए। मेरी सजेशन ये है कि सर जिस तरह सर डॉक्टर इकबाल ने कहा कि हाई मॉडल ग्राउंड्स पे के ऊपर हम बात कर सकते हैं। देयर आर सम, हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, जो टाइमिंग्स थी जिसकी वजह से इस पॉलिसी को आना पड़े। जो मैं बिल्कुल फैक्ट सीधी बात करूँगी, ना घुमा फिरा के, बिल्कुल सीधी बात करने वाली बात है कि अगर हम में से कुछ लोग, ठीक है ना, अगर वो इसका मिसयूज़ ना करते तो शायद ये पॉलिसी कभी भी ना आती। हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का मिसयूज़ किया, अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर नहीं किया। डॉक्टर इकबाल ने जिस तरह से कहा समटाइम्स भी हमें कभी डेटा की ज़रूरत पड़ी तो हमें लोग नहीं मिले। ऑल्दो इट इज़ डिफाइंड कि हमने कम से कम 8 घंटे तो डिफाइंड है कि हमने काम करना है, बट ये बहुत सारा देखा गया। सारी फैकल्टी बैठी हुई है, मैं इसलिए क्लियर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज़ का बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ किया। अगर ये मिसयूज़ ना होता तो शायद हमारे पास इस तरह की पॉलिसी, ऊपर वाले लोगों को भी मौका ना मिलता कि वो इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। उस पर बात आ जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ड्यूटियाँ पूरी की हैं, हमने पेपर टाइम पे पूरे किए हैं, हमने क्विज़ पूरे किए हैं। सॉरी टू से अगर पूरे किए होते तो हर दफ़ा लिस्ट में नाम है, या तो फिर आप क्विज़ असाइनमेंट की जो डेडलाइन की पॉलिसी है वो ही ख़त्म कर दें। अगर वो आई हुई है, डिफाइन की हुई है, देन वी शुड फॉलो। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इट तो बेसिकली हम अगले को मौका दे रहे हैं कि वो हमारे बारे में कॉमेंट करें। ठीक है, या तो ये चीज़ हुई हुई है पहले तो, या तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ आप ख़त्म नहीं कर पा रहे एंड इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड और जिसको हमने फॉलो करना है, देन प्रॉपरली फॉलो इट। एट द एंड ऑफ एवरी टास्क HODs को एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। मैं खुद भी HOD रही, मुझे पता है, जहाँ पे एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है, अटेंडेंस शॉर्ट है, अटेंडेंस नहीं पूरी हुई, क्विज़ पूरे नहीं हुए। जब हम इस तरह के काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि इस पर भी कोई एक और नई पॉलिसी आ जाएगी, इसके ऊपर भी वार्निंग लेटर्स आ जाएंगे। थिंग इज़ दैट कि व्हेन वी फॉलो ऑल द थिंग्स जो कि हमें डिफाइन की गए और ये हमारे काम का हिस्सा है, हमें पहले दिन से पता है कि हमने ये काम करना है, दिस इज़ नथिंग न्यू। वहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि हम उन चीज़ों को जब फॉलो नहीं करते, हमारे जो एडमिन हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो हमारे कौन से लूज पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम पे कमेंट करें। मेरा मानना ये है कि इस चीज़ पर हम कमेंट नहीं कर सकते कि 8 घंटे ड्यूटी हम क्यों करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। थिंग इज़ दैट इसका प्रॉपर SOP डिफाइन होना चाहिए। ईच एंड एवरीबडी शुड नो कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। तो रूल्स का थोड़ा सा जो जिसके अंदर, चाहे प्रमोशन की बात करें, चाहे हम यहाँ पे काम की बात करें, हमारी चीज़ें के अंदर जो है ना वो क्लियरिटी, चीज़ें वेग हैं, बहुत ज़्यादा वेग हैं। इवन प्रमोशन तक भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता कि कौन सी चीज़ें, कौन से क्राइटेरियाज। एक तो जो जनरल क्राइटेरिया डिफाइंड है, उसके अलावा क्या क्राइटेरियाज है जिनको देखा जाता है। तो चीज़ों को ना क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ रूल्स हैं, ये भी गलत है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब आपके पास, मैं सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं करती, वैसे भी हम कोई भी चीज़ किसी को दे रहे होते हैं, उसको चाहे वो एडमिन हमें असाइन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज़ की बात करें, कुछ लोगों के लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए अलग है। ये क्यों है? इट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी फॉर एवरी। जो चीज़ है सबके लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूल नहीं है कि भाई डेस्कटॉप नहीं मिलेगा तो फिर किसी को ना मिले, कुछ लोगों को डेस्कटॉप देना, कुछ को नहीं देना, ये भी गलत है। मतलब जो भी फैसिलिटीज़ आपने डिफाइन की हुई इदारे ने, वो सब के लिए यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरी पर्सन। उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हमारे पास इवन जो डेडलाइंस हैं या किसी चीज़ को हम फॉलो नहीं करें,
मेरे ख्याल से HOD के पास इख्तियारात होने चाहिए। अगर वो किसी को लेवरेज देना चाहे वो किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से, तो वो HOD दे सकते हैं। HOD सिर्फ बराए नाम है, उनको सिर्फ आगे जो भी डिसीजन होते हैं वो सिर्फ कन्वे करने के लिए एज अ क्या कहते हैं उसको रबर शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से HODs को इख्तियारात होने चाहिए। हमारी AAC ये कर सकती है कि हम HODs की जो पोजीशन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम वो कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ क्योंकि जितना फैकल्टी के इश्यूज़ को HOD समझ सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। कुछ हमारे अंदर कोई बंदा है, कोई बीमार है, कोई मसला है, कोई चीज़ है, एटलीस्ट HODs नोज, लेकिन किसी और को नहीं पता। तो मेरे ख्याल से यहाँ ये हो सकता है कि HODs के लिए कोई SOP के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोर्स एलोकेशन की पॉलिसी जो आई है, अब कोर्स एलोकेशन पॉलिसी के अंदर डायरेक्टर को इख्तियार दिया गया लेकिन HOD को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी को लेवरेज दे सके। HOD को पता होता है कि उसका कौन सा बंदा है जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व है, कौन सा बंदा जो ज़्यादा काम कर रहा है, वो किसको दे सकता है। यहाँ अथॉरिटी हमने डायरेक्टर को क्या पता कि किसको छोड़ना किसको नहीं। तो मेरे यही पॉइंट्स है बीइंग HOD जो मैंने चीज़ें फेस की हैं और देखी हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक अच्छा पॉइंट नया आपने जो ऐड किया है कि पॉलिसी चूँकि सेंटर पे, तो पॉलिसीज़ बड़ी वेग हैं, उन्हें क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये कि चूँकि सेंटर से पॉलिसीज़ बनती हैं तो सेंटर पे स्ट्राइक करने की, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह सेंटर में भी हम इस पे कुछ ना कुछ काम करें। डॉक्टर खलील साहब अगर आप काइंडली तशरीफ लें। मेरी सेशन आप अपने काउंसिल के लोगों को बुलाते हैं ना, मतलब नहीं, ये हम उस पे पैनल है काउंसिल, तो फिर आ जाएंगे आप अगर आ जाए। मुझे न्यूट्रल ही रहने दें। डॉक्टर अल्ताफ साहब, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं अर्ज़ करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। मसले कहाँ आते हैं? मसले वहाँ आते हैं जहाँ अफराद तफरीक, जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बन जाए जहाँ पर हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे के लिए बंदा आए और वापस चला जाए। लेकिन हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये एक बैंक की तरह या पोस्ट ऑफिस की तरह चलाई जाए। मैं सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। कुछ दिन पहले अदनान करीम ने एक ईमेल की जिसमें कुछ रूल्स भेजे गए थे और उसमें एक जुमला लिखा हुआ था कि अगर आप एक मरतबा अंगूठा लगाएंगे, दूसरी बार नहीं लगाएंगे तो काउंट नहीं होगा। ठीक, कोई रूल है, आपने बना लिया। अगले दिन डॉक्टर रियाज और 2-3 और बंदों ने HOD को ईमेल की कि जब हम जा रहे थे हमारी अंगूठे मशीन ने काम नहीं की, हम दूसरा नहीं लगा सके, तो उसमें क्या कानून होगा। वही जुमला अदनान करीम ने रेड कलर से भेज के दोबारा इसको भेज, ये इसके मुंह पे थप्पड़ मारा उसने। ठीक है कि मशीन ख़राब है तो जाओ बाढ़ में, जो चाहो कर लो। ये रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये वो एक्सट्रीमिज़म है जो काम सेक्स में राइज। अच्छा, दूसरी मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना पता है, साथ के जो मेरे साथ बैठते हैं उनका पता है। वो जो काम करते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, उससे पहले अगर वो 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, 3 घंटे उसकी तैयारी भी होती। क्विज़, असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल, जिस तरह मैंने कहा था कि 1000-1200 पर्चे तो ये हो जाते हैं जो उसने चेक करने होते। अच्छा, फिर टाइम लगाने पे हमारी प्रमोशन नहीं होती। आपने पेपर लिखने हैं, आपने फंड उठाने हैं, ठीक है। ये 8 घंटे का काम नहीं है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब हम हफ्ते इतवार लगा रहे हैं, ठीक है। ये कतअन 8 घंटे का काम नहीं है। तो ये जो 8-8 घंटे कर रहे हैं, 8:30 से 4:30, मैं कतअन इसके खिलाफ हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए कि बंदा 2 घंटे के लिए आए, लेकिन हमारे हफ्ते, इतवार, पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, इसको वेटेज मिलनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा ये एक दरमियानी वाली बात होनी चाहिए, इतदाल वाली बात होनी चाहिए कि जी कितने घंटे जो आपके क्विज चेक करने पर या आपके तैयारी, चलो वो बेशक यहाँ लगा लें, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स वाले जो हम हफ्ते इतवार को करते हैं, अगर वो तो काउंट कर लें। ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई बैंक नहीं है कि कल को मौलाना साहब हमारे जो हैं
कल को कहेंगी 8:30 बजे आना है, मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर तालीम दी जाती है, दाया पैर अंदर रखना, जितना दाया पैर पहले अंदर नहीं रखा वो अंदर नहीं आएगा, जाती बाया पैर निकाल, उस तरफ चीज़ जा रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 8:30 से 4:30 अगर फिक्स करना है, ठीक है, तो फिर जो MS है PhD है उसकी पेमेंट होगी, ठीक है। अगर आपके प्रमोशन में ये 8 घंटे काउंट नहीं होने, मेरे पेपर्स भी काउंट होने, मेरे प्रोजेक्ट्स भी काउंट करने, तो फिर ये 6 घंटे होंगे, ये 8 घंटे नहीं होंगे, मुझे वो काम भी करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार कर लें, ठीक है, ना इसको सरकारी यूनिवर्सिटी बनाएं, ना इसको पोस्ट ऑफिस बनाएं। मेरी नज़र में 6 घंटे अगर आप 4:30 और 8:30 के बीच गुजारते हैं तो इंग्लिश की क्लास जो 5 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे 5:30 तक, और फिर 3 घंटे वो 1.5 घंटा हम वैसे ही आपको दे देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो पॉइंट आपने ऐड किए माशाल्लाह, वो एक तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो काम कर रहे हैं रिसर्चर्स और टीचर्स, तो उनके लिए वो 8:30 से 4:30 की ब्रैकेट की बजाय एक फ्लेक्सिबिलिटी के तहत 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, उसका जो भी मॉडल हो वो, तो फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र किया है। और 8:30 से 4:30 अगर करेंगे तो उसके बाद फिर MS PhD की अगर क्लासेस पढ़ाएंगे तो उसके पैसे मिलने चाहिए, ये पॉइंट मेरा ख्याल है मुझे समझ आया डॉक्टर साहब का। थैंक यू वेरी मच। फसी साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इलेक्शन जीतने की भी, और GDM आपने बड़ा अच्छा ही काम किया है कि यू हैव स्टार्टेड विद कंसल्टेशन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन आइसोलेशन। तो मैं ज़्यादा, काफ़ी लोगों ने सारी बातें कर ली, मेरे सारे पॉइंट्स जो थे वो सारे के सारे बोले गए, तो मेरे पास कुछ कहने को ज़्यादा चीज़ें नहीं गई। एक दो चीज़ें जो मुझे याद पड़ता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में, देयर इज़ नथिंग कि हम 8:30 आएंगे और 4:30 जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, 30 आवर्स पर वीक की बात है। देयर इज़ नथिंग कि 8:30 आएंगे 4:30 जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो टीचिंग है और रिसर्च है, दैट इज़ अ क्रिएटिव वर्क, और क्रिएटिव वर्क का कोई टाइम नहीं होता। आपने अगर क्रिएटिव वर्क करना है तो यू कैन बी क्रिएटिव एट 2 AM इन द मिडनाइट, एंड यू कैन नॉट बी प्रोडक्टिव, और आप दिन के जब पूरे जागे हुए हैं तब आप क्रिएटिव नहीं हो सकते और काम नहीं भी हो सकते। दिस इज़ नॉट अ पब्लिक डीलिंग ऑफिस। मेरा ख्याल है कि आज तक किसी को ऐसा लेटर नहीं मिला कि तुमने क्लास नहीं ली, तुमने अपना एग्ज़ाम नहीं लिया। ऐसा लेटर मेरी नज़र से, मुझे तकरीबन 20 साल होने वाले हैं यहाँ पे, मेरी नज़र में ऐसा लेटर नहीं गुजरा कि तुमने अपनी क्लास छोड़ी है, या तुमने उसको मेकअप नहीं किया, या तुमने अपनी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ख़त्म किया है। जो हमारी जो लेटर्स आ रहे हैं वो इस चीज़ पे, मैं आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों को शायद तो समझ में ना आए, हमारी पंजाबी की एक मिसाल है, तो आटा गुननी है तो हिलनी क्यों है। इस जो लेटर्स मिल रहे हैं वो सिर्फ ये चीज़ है। तो और जैसा बाकी लोगों ने कहा कि इट्स वो लोगों को बेसिकली टॉर्चर, इट्स टॉर्चर, मतलब वो ये उससे कम का लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इन चीज़ों के लिए, कम अनकम्फर्टेबल नहीं है। अब कम जो फैकल्टी जो है वो इन चीज़ों की वजह से टॉर्चर में है। और दूसरी एक चीज़ जो मैं स्पेशली डॉक्टर साहब ने भी बात कर दी टाइमिंग की, लेकिन वो टाइमिंग की एक और बात मैं जो ऐड करना चाहता हूँ, स्पेशली जो पीपल, मोस्ट ऑफ द नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40% लोग जो हैं वो PD इस्लामाबाद से आते हैं, या कुछ लोग हरीपुर से और इस तरह के एडजानी जगहों से भी आते हैं। We have families and we have other things to look after as well. Sometimes आपको यहाँ पे आके फ़ौरन वापस निकलना पड़ता है। There is no way out. उसका आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप कोई शॉर्ट लीव लिखें, कोई आप HOD को बता देते हैं, our HODs are kind enough, they understand these things, but in the admin की जगह पे आई एम सॉरी टू से वो बेबस है। वो अगर किसी के साथ
कोई कमिटमेंट कर भी लेते हैं ना, हाँ मैं संभाल लूँगा, एडमन जो है वो उसको बाज़-औक़ात नहीं कर, जैसे सबने कहा कि HOD जो हैं बस बेचारे एक नाम की डेकोरेटिव पोस्ट है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग, उनकी पावर्स के ऊपर देयर शुड बी समथिंग कि उनकी पावर्स हों। दूसरे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद नहीं होती। अब तो खैर वो ये सिक्योरिटी की वजह से मेरा ख्याल है बाउंड्री वाल का कॉन्सेप्ट आ गया, वरना यूनिवर्सिटीज़ की बाउंड्री वाल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये 24/7 किस्म की जगह होती हैं। हम जिन इदारों से पढ़े हैं, हमने जो माहौल, जिस माहौल से हमने सीखा है उसमें हम आई डोंट नो, हमारे पास लैब्स की चाबियाँ भी होती थी एज स्टूडेंट्स, टीचर तो दूर की बात है, हम टीचर के पास नहीं है, ठीक है। टीचर को लैब खोलने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे, तो हमारे पास या फिर लैब्स खुली होती थी और वहाँ पे लोग मौजूद होते थे, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक कि ये जो पॉलिसीज़ हैं दे आर फॉर अ यूनिवर्सिटी, मतलब किसी मुझे नहीं पता कि किस इस इदारे को क्या, फैक्ट्री से ज़्यादा बंदा क्या कहे कि जहाँ पे 8 to 4 आपने काम करना है या 8:30 to 4:30 काम करना है, उसके बाद चले जाना है। पब्लिक डीलिंग ऑफिसर्स के लिए इट्स मैंडेटरी कि जिसने पब्लिक डीलिंग करनी है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 8:30 से 4:30 अपने ऑफिस में मौजूद रहे। कोई लैब है वो इस टाइम पे खुलनी है तो खुली रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपने काम करना है, डॉक्टर साहब ने जैसे काफ़ी तफसील से बता दिया कि हम असाइनमेंट्स, क्विजेज और हम जो क्लास की प्रेपरेशन करते हैं, वी डू इट फ्राम आवर ओन टाइम, आवर फैमिली टाइम। हमें यहाँ पे इतना मौका नहीं मिलता, आपको इतनी सुकून की जगह नहीं मिलती, बड़ी बैठने की जगहों की भी बात हो गई, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि इतनी कंफर्टेबल जगह नहीं है कि हर बंदा बैठ के अपने ऑफिस में अपना लेक्चर सुकून से प्रिपेयर कर सके। खासतौर पे जो लोग केबल्स में बैठे हुए हैं, उसको दूसरा बंदा साथ कोई बात कर रहा है, किसी का फ़ोन आ जाए, वो आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। तो देयर इज़ नथिंग जो कि आप यहाँ पे बैठ के आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकें। तो उसके लिए ये जो चीज़ है दैट शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। और एक लास्ट पॉइंट सर ये है कि दुनिया जो है वो इट्स मूविंग टूवर्ड्स वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। और ये जो एक्सेसिबिलिटी है, अब ये हर एक के पास मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप अब जो है उन सब पे डेटा सब कुछ अवेलेबल है। ये चीज़ें जो हैं ये अब तकरीबन दीज बाउंड्रीज जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हम जो है वो पत्थर की तरफ वापस जा रहे हैं। कोरोना में सब कुछ हुआ है, सारा चीज़ें चलती रही हैं, सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो और एक चीज़ जो बस मैं लास्ट बात कहूँगा कि हायर एजुकेशन जो है दैट इज़ एक महंगा शौक है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप इन चीज़ों से पैसे बचाना चाहते हैं तो यू कांट, आई एम सॉरी टू से, यू विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन दीज। और ये अगर आपने हायर एजुकेशन का अदारा चलाना है तो इसके ड्यू फंड्स जहाँ पे कि आपको इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटरनेट और जो प्रॉपर सिटिंग प्लेस वो आपको देना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जो नई चीज़ ऐड हुई है फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो ये कि यूनिवर्सिटियाँ राउंड द क्लॉक चलती हैं, फैक्ट्रियाँ टाइमिंग के साथ चलती होती हैं, और दूसरा ये है कि फंडिंग अरेंज करना, अगर हायर एजुकेशन का इदारा अच्छे तरीके से आपको चलाना है तो फंडिंग उसके लिए अरेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है वैसे तो 350 लीटर से 50 लीटर अगर कम डायरेक्टर की गाड़ी में से कार कर दें ना तो तमाम लोग इनको स्टेशनरी फ्री में मिल जाएगी। तो इस किस्म के मॉडल्स पे भी हम जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। काई साहब जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहते हैं कि अब हमें प्रोसीड कैसे करना चाहिए ना, तो आई वुड से कि एक तो तरीका ये है कि उनसे हम बात करें, ठीक है। वो इसलिए, लेकिन बात करें मतलब टॉक विद पावर, मतलब ये नहीं कि जी आप ऐसे बात करेंगे तो वो आपको नहीं जी जाओ हमने नहीं बात करनी, लेकिन ये कि जब आपके पास थोड़ी सी वो होगी तो आप कॉन्फिडेंस से उनसे बात करेंगे। वो बात करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका मुखालिफ फ्रीक होता है वो नॉर्मली हम ये कह रहे होते हैं कि यार वो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, लेकिन अगर उससे पूछें ना तो वो कहीं ना कहीं पे वो ये कह रहा होता है कि यार
हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो कुरान मजीद के अल्फाज में कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। तो उसमें होता ही है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपसे ये कहें जी हम तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे जी अच्छा फिर कैसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम भी फिर आप कहेंगे जी कि हम भी तो ख़राब नहीं करना चाह रहे ना, तो फिर ये होगा कि वो उसमें कहीं ना कहीं पे वो आर्गूमेंट आ जाएगा और ये चीज़ आगे चल पड़ी। सो आई वुड सजेस्ट कि हम उनसे बात करें, लेकिन पावर के साथ बात करें कि जी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो हम भी कोई दुश्मन तो नहीं है कॉन्सेप्ट में, तो हम भी तो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। फिर कहीं ना कहीं से वो चीज़ जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब जो टाइमिंग्स की बात है, देखिए जो इन राइटिंग होता है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काम करना है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर उस तरीके से देखा जाए ना, कि अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाए, तो मैं यकीन करें कि यानी उस हिसाब से आप 7:30-8 बजे आ गए, ठीक है, आप आगे आपसे बैठ के आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बाहर से एक बंदा आया, उसने आपसे पूछा जी आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, ठीक है, आप और क्या सेहत कैसी है, ठीक है। इसमें 2 मिनट गुजर गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये इलीगल है, ठीक है, मतलब आप प्रूव करें ना, तो आप प्रूव करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ठीक है। आप मशीन के साथ ये तो नहीं है कि 8:30 बजे आप आए और फिर इसी तरीके से ये है कि अगर 8:30 बजे अगर आपको 8:32 हो गया, 8:35 हो गए, तो वो तो फिर आपको देखा जाए तो वो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो चीज़ है, इसी तरह जो शाम के होते हैं, अगर आप एक 8:30 से 4:30 बजे हैं, तो फिर जब आप उनसे ये कहेंगे कि देखें MS का जो है वो हमारा ये चल रहा है, ठीक है। अब वो क्यों चल रहा है, उसकी लॉजिक यही है कि जी एक नीड हुई, ठीक है। जब हमने कहा कि यार क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, तो ज़रूरत की टाइम में हमने किया ना, तो फिर उसी डॉक्यूमेंट को तो हमने मॉडिफाई कर लिया। सो इसका मतलब है कि अगर वो एक नीड के थ्रू हुआ, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। स्टूडेंट का प्रोजेक्ट भी शाम को देखा जा सकता है ना। तो अब अगर आप MS के तहत कर रहे हैं, तो वही लॉजिक आप और चीज़ों पर भी लगाएं, और फिर ये आप इख्तियार HOD को दे दें कि वो देखे जी कि कौन जो है उसका काम जो है वो 8:30 के बाद है, किसका मतलब 4:30 के बाद है, किसी का 6 बजे है, तो ये चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, फैकल्टी के लिए आई वुड सजेस्ट कि जब HOD आपके होते हैं ना, तो मतलब उनको भी सीरियस लेना चाहिए, मतलब कि फैकल्टी को, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बात इस तरह से होता है कि हम समझते हैं कि यार HOD जो है ये अगर थोड़ा सा हमारे साथ याद कर दे तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब होता ये है कि वो कई दफ़ा HOD फिर वो करना भी शुरू कर देते हैं। मसला ये होता है कि HOD जैसे जैसे आपके साथ वो चीज़ें को फ्लेक्सिबल करते जाएंगे और कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि एडमिन को मौका मिल जाएगा कि HOD को कहेगा जी कि तुम जाओ, तुमसे नहीं होता, ठीक है। सो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप HOD को सीरियस लीजिए, क्योंकि HOD जब भी जाएगा मीटिंग में, वहाँ से अगर उसको कोई चीज़ मिलेगी, लेट्स से कि यार ये जो है ये इशू है, क्विज का कोई इशू है, पहले तो मेरा ये ख्याल है कि शायद क्विज 1 जो है वो बहुत ही जल्दी नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हो रही होती है, ये सारी चीज़ हो रही है, तो क्विज 1 के लिए या असेसमेंट 1 के लिए टाइम मिलना। लेकिन लेट्स से अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, तो HOD जब आपसे कहता है तो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, कि जब उसने कहा कि यार ये काम कर लें, तो आप उस चीज़ को कम कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मीटिंग में जाके बताए कि ये काम हो गया। क्यों कि वो जब जाके बताएगा कि ये काम नहीं हुआ, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तुम साइड पे हो जाओ फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, आप उसको जब इस तरीके से लेंगे तो ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी, और हमें जो है इस चीज़ को करना चाहिए। और डेफिनेटली जो बायोमेट्रिक है, इसका नॉर्मली जो पर्पस होता है वो फ्लेक्स टाइमिंग्स ही होता है, मतलब जहाँ जहाँ भी बायोमेट्रिक लगता है वो ये होता है कि वो फिर उसके साथ, क्योंकि बायोमेट्रिक के अलावा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो नहीं सकती ना, तो जब बायोमेट्रिक होता है तो वो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जनरली वो ये भी कन्विंस किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अब होता ये है कि हो सकता है वो आज जब आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है वो कहेंगे जी कि हम जो है वो पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव करना चाहते हैं। तो आप उनसे ना ये ना कहें कि जी हम ये सेव करना गलत बात है, आप कहें जी बिल्कुल हम भी सेव करना चाहते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि अगर किसी जगह पे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा उसके ऊपर ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप 4:30 बिल्कुल ही आप बंद कर दें। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जी हम पूरा कैंपस उसके AC ना चलें,
हम कुछ जगहों पे हम उसको वो कंफाइन कर देते हैं। तो अब वो मसला जो है वो आई थिंक जब आप बात करेंगे तो वो चीज़ भी रिजॉल्व हो जाएगी कि हम ये नहीं चाहते कि ये बिल्कुल ही कैंपस बंद हो जाए, और ये भी नहीं चाहते कि सारे के सारे ऐसी चल रही हो, तो कुछ ना कुछ दरम्यान का रास्ता जो है वो निकल आएगा। तो ये मतलब मेरी तरफ से कुछ सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये भाई साहब की भी माशाल्लाह बड़ी सेहत हासिल इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने आ गए। ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ इनको आप ना पॉलिसी समझें ना कुछ और समझें, ये बेसिकली हमारे जो सीनियर फेलोज़ हैं कि जो लोग एडमन की साइड के साथ भी कंटिन्यूसली इन टच रहे और फैकल्टी के साथ भी रहे, तो इनका जो एक ज़ाहिर है कि एक होलिस्टिक जो व्यू है वो हमारे सामने आ गया। ज़ाहिर है हम चूँकि एक साइड पे होते हैं, टेबल की एक साइड पे बैठते हैं, ये टेबल की दूसरी साइड पे बैठे रहे, उनके साथ भी निगोशिएट करते हैं। तो ये जो बड़ी अच्छी बात कायद साहब ने की कि वो बात का ये समझें कि हम करेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश में बात का वो जो सुसाइड बॉम्बर होता है वो भी करेक्ट ही कर रहा होता है, वो कौन सा करेक्शन नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ी अच्छी ये बात है कि दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें देखना चाहिए और उनके साथ बैठ के तो बात करनी चाहिए, उनके साथ हमें बात करनी होगी ज़ाहिर है इंशाल्लाह। इसीलिए ही आज हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, तो यहाँ से हम ज़ाहिर है अपना एक व्यू बना के सबकी फीडबैक लेके वहाँ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ इंशाल्लाह जाएंगे। ऐसा मुमकिन है कि वहाँ बार आप भी बैठे हुए हों, ये भी एक पॉइंट अगर ऐसा आना हुआ तो वो उस पर भी हम चले जाएंगे, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर वो भी करेक्ट करेंगे तो हम भी करेक्ट करेंगे, तो एक बैलेंस पैरल क्रिएट करने की ज़रूरत है। प्राइम ऑब्जेक्टिव इदारे को बचाना है, वो इंशाल्लाह हम बचाएंगे। इन लाइटर नोट काजी साहब ने बात पूरी नहीं की। इन्नमा नहनु मुस्लिमून के बाद है वैज़ा खलो इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के साथ तन्हाई में बैठते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा हम रखेंगे। अब आपके व्यूज होंगे, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, आपने क्वेश्चन इनसे नहीं करनी, ये तो व्यू है ना। इसी तरह आप हम बेसिकली हम आप ओपिनियन बनाएंगे ना, मैं जो आप लोग सारा कह रहे हैं तो हम अपने लिए अपनी एजुकेशन के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, हमारी सारी टीम माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। तो अब आपने एक तो जो प्रॉब्लम है जो भी आपका व्यू है वो, और दूसरा उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो बड़ा बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज में आपने बेसिकली हम ये आपसे सुनना पसंद करेंगे कि आप हमें जो एडवाइस करें वो ये करें कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें किस साइड पे मूव करना चाहिए। यार खान साहब सबसे पहले करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए। और बस कम ही रखना चाहिए। और ये जो मैं शुरू में क्वेश्चन करना चाह रहा था, अच्छा हुआ कि डिस्कशन पूरी हो गई और जाहिर बात है कमेंट्स ही बचे। स्पेशली थैंकफुल टू द लेटर स्पीकर्स कि उन्होंने बात को खोल के बयान किया है। वर्किंग आवर्स पॉलिसी से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि वर्किंग आवर पॉलिसी जो आई है ये 2019 में आई थी। उस वक्त भी मैं मसूद साहब और भट्ट साहब ड्राइव रिपोर्ट्स पे थे ऐसे थे, तो अब भी किसी न किसी दर्जे में मैं हूँ, अलहमदिल्ला चारों कौंसल में मैं रहा हूँ। उस वक्त हमसे शायद गालबन सुस्ती हुई थी, हमें उसी वक्त इसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं की, लेकिन बहरहाल अभी भी देर नहीं है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी से ये वर्किंग आवर पॉलिसी अप्रूव नहीं है, ये लोकल HR के साइड से हमारे पास आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको निगेट करते हैं और फैकल्टीज को निगेट करती है और इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूव नहीं है। और दूसरी इससे मिलती जुलती बात कि ये वर्किंग आवर्स की बात करता है, ऑफिस आवर्स की बात नहीं करता। और हम फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, हम जैसे कि सारे स्पीकर ने बाद में बात की है कि हम तो 24 घंटे काम करते हैं, और हमारे बड़े साहब तो संडे को सैटरडे को लगातार हमने ओपन हाउस में जब फेयर में काम किया हुआ है, तो लोग जानते हैं कि साहब तो रात को 11 बजे 10 बजे भी मैसेज करते हैं कि जल्दी इसको भेज दें हमें और ये हम करना चाह रहे हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी काम कर रही होती है और परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो पेपर रिसर्च और ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट करते हैं कि ये ऑफिस आवर्स नहीं है, ये वर्किंग आवर्स हैं। और वर्किंग आवर्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, और उसमें मेरे ख्याल से तो हम 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं।
क्योंकि obvious है कि हम काम कर रहे होते हैं, तो इनसे इस तरह से ये बात की जाए। और ये जो नोटिफिकेशन की बात और ये जो बाकी उसके कंट्रैक्ट की बात हो रही है कि 8:30 to 4:30, आई नेवर सीन एनी सच डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मैंने 8:30 से 8:30 का एक नोटिफिकेशन देखा है जो उन्होंने 3 जनवरी को शेयर किया था। हमेशा पिछली दफ़ा भी उन्होंने माशाल्लाह 1 हफ्ते पहले एचओडीज़ को कहा कि अपने स्टाफ कलेक्टर को बताएं कि हम अपने टाइमिंग्स ठीक करें, और उसके हफ्ते के बाद उन्हें लेटर दे दिए। और इस दफ़ा भी 3 जनवरी को इन्होंने 8:30 to 8:30 का नोटिफिकेशन शेयर किया है, और हफ्ते के बाद वो शेयर कर रहे हैं कि आप जल्दी आ जाते हैं और लेट चले जाते हैं। तो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। तो मेरे ख्याल से इस तरह के लेटर्स तो फिर हमारे प्रमोशन डिले होते हैं, 3-3, 4-4 साल डिले होते हैं। ये जो 8:30 से 4:30 काम कर रहे होते हैं, उनके तो हालात ये हैं, वो तो उनके लिए फिर मसला नहीं है। और हम जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं 8:30 से 4:30 हैं। इट्स अगेन स्ट्रेंज। मेरे ख्याल से इसको हमें अच्छी तरीके से उठाना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। और एक जगह पे कार की बात हो रही थी कि हम काम नहीं करते, कह रहे थे हम यार हम कैसे काम नहीं करते। और मुझे तो इस कार पे ऑब्जेक्शन है, और हम भी ऐसे में रहे हैं, और हम बस उसी पॉइंट पे मेरा सोच रहे थे कि इस चीज़ों को देख लिया जाए और एचओडीज़ को बाख्तियार बनाया जाए। हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी हैं। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसा कि आखिरी 2-3 स्पीकर ने खुल के इस पे बात की, हम वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट करते हैं, ऑफिस आवर्स एक्सेप्ट नहीं करते। हम इस वर्किंग आवर पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते। इस पे पिछले एएसए ने डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की है, डायरेक्टर खुद फैकल्टी के पास आया है, और उसने ओपनली अलग-ऐलान इसको क्लरिकल मिस्टेक करार दिया है, और उसने वादा किया है कि इसको फाइल से निकाला जाएगा। लेकिन क्योंकि साहब अपने वादों से अक्सर फिर जाते हैं, ये ऑब्वियस चीज़ है और सारे लोग इसको जानते हैं, तो अब की एएसए को इंशाल्लाह हमें मिलकर इनके खिलाफ बात करनी चाहिए और इस चीज़ को रिवर्स कराना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सातों कैंपसेस में जो चीज़ हो रही है हम उसको मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम किसी बात के लिए जाते हैं, कहते हैं ये तो बाकी कैंपसेस में कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो हम नहीं करते। तो हमें इनसे पूछना चाहिए कि बाकी कैंपस में ये कहाँ हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में ये बात चल रही है, हमारे किस कैंपस में ये हो रहा है। ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अर्जेंट बेसिस पे उठाया जाए और इसको इन लेटर्स को रिवर्ट किया जाए। ठीक, थैंक यू जी। आसफ ज़्यादातर बातों को या खान साहब और मेरे डिस्कस करके इन पे पहुँचाना चाह रहे थे। मैं एक कदम थोड़ा सा आगे तो बताना चाह रहा हूँ। पॉलिसीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस, दे आर नॉट रूल्स, नोटिफिकेशन या टाइम टू टाइम जो एचआर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से हमें जो हिदायत आती है वो पॉलिसीज नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, वो स्टिट्यूट्स के साथ कभी भी या वो स्टिट्यूट्स का हिस्सा होती है और या उनसे डिराइव्ड गाइडलाइंस होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में या कोई पॉलिसी बुक्स में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको अपर फोरम पे सेंटर में इस चीज़ को उठाया जाए और इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए। जिस तरह याब खान साहब ने कहा कि फैकल्टी के लिए वर्किंग आवर्स होती है, ये एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, ये ऑफिस या क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है कि हम 8:30 से 4:30 काम करके चले जाएं। वो जो 6 बजे आप चाय पे बैठे बैठे आपके जहन में एक चीज आती है कि ये रिसर्च ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो कहाँ काउंट होता है, उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन काइंडली बताइए कि हमें क्या करना है। लाइन ऑफ एक्शन में 2-3 स्ट्रेटजीज आपको सजेस्ट कर सकते। एक तो वो फोरम है जहाँ पे स्टिट्यूटरी बॉडी, दूसरा ये है कि अपने एचओडीज को अपने साथ मिला के उनकी सपोर्ट लेके हम एडमन के साथ उनके साथ बैठे, उनको भी ये समझाएं कि ये वर्किंग आवर्स है, ये ऑफिस आवर्स नहीं है, उनको इस चीज पे कन्विंस किया जाए। अगर फिर भी नहीं मानते, ठीक है, फिर अगर बाय बुक चलना है और अगर उनके रूल्स के मुताबिक चलना है तो ठीक है, फिर उन चीज़ों को निकाल लीजिए। इवनिंग का प्रोग्राम है, फिर किसी और से पढ़ाइए। मैं आपको ऐसे बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बंदा जिसकी 3 दिन इवनिंग है और उसका नाम अगर ये आता है कि आप पहले आए और लेट गए, तो मतलब who is going to identify? If HOD is going to identify, तो फिर HR की तरफ से आने की जरूरत क्या है? जी
ठीक है डॉक्टर इकबाल साहब। शुक्रिया यासर। असल में मैं आपकी बात को नहीं कोई काउंटर कर रहा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि देखिए बीइंग टीचर जो है ना मेनली 3 किस्म की जॉब्स जो है ना, एक टीचिंग है, रिसर्च है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है। आपने 2 चीज़ों को जहन में रखते हुए जो बात की वो बिल्कुल मुझे भी इससे मतलब कि मैं मतलब कि आपके तारीफ करता हूँ इस चीज़ की। जो जहाँ पे मामला ख़राब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का जो है ना, जब वहाँ की बात आती है तो वो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई वो नोटिफाइड टाइमिंग को ऑब्जर्व ना करें और जो है ना, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ करना होता है, एग्ज़ाम ऑफिस के साथ करना होता है या अकाउंट्स ऑफिस के साथ करना होता है। उनकी अपनी टाइमिंग्स हैं और वो वही है 8:30 से 4:30। तो जो भी आप सजेशन दें तो इस चीज़ को, इस फैक्टर को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। वो वाला पार्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो उसके लिए हमें वो टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। और फिर कुछ फैकल्टी मेंबर्स अगर उस दौरान नहीं होंगे तो 10 में से 3, 4, 5 या जितने भी होंगे फिर वो डिपार्टमेंट के बाकी ऑपरेशन में वो लोग इन्वॉल्व होंगे। दैट मीन्स के 1/3 ऑफ योर ड्यूटीज़ जो है ना आपने आउटसोर्स कर दो। ठीक है ना, आपने अपने कोलीग से जो पार्ट आपने करना था वो आपने अपने कोलीग के साथ पे डाल दिया, तो ये ओवरबर्डनिंग हो जाएगी, कुछ या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमने ही देखना है कि हम कहीं अपनी वजह से दूसरों को ओवरबर्डन तो नहीं कर देंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अच्छा कोई हम ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल लें, तो अपना जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा मुख्तसर, और आप एडवाइस ये करें कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए क्विकली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जो है ना। जी सिकंदर वली साहब। Panel and the audience in arranging such a nice GBM. मैं आपको ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री से बताऊंगा कि आप मुसलमान सिविलाइजेशन को अगर आप उसकी ब्यूटी को देखें तो उसमें ये नहीं था कि आपके पांचे ऊंचे हैं नीचे हैं, टर्बन आपने नीले पहनी है सफ़ेद पहनी है, ये चीज़ें नहीं थी उस वक्त। स्पिरिट था। और अगर आप काम यहाँ कर रहे हैं और अगर आप काम दूर कर रहे हैं, दोनों जगह मकसद ये होता था कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव करें। अगर यूनिवर्सिटी आगे जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। यू शुड गो टू द ब्रॉडर पैरामीटर्स, नॉट टू द टू मच लिटिग्रिटी कि आप ये पैर आगे रखेंगे, ये पीछे रखेंगे, फिर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरह आर्मी की इधर सलूट करना है, इधर खड़ा होना है। तो ये चीज़ें नहीं। वो आर्मी में मेरे भाई थे तो PNA में वो कह रहे कि एक साहब जो थे वो बैटमैन को कहा कि अपनी साइकिल ले जाओ और चाय ले आओ, तो साइकिल भी उसके साथ था और मजे से चाय लग गया, थर्मास भी था। तो उससे रास्ते में किसी ने पूछा कि भाई ये किधर जा रहे हो? कहते हैं सर ने कहा कि चाय ले आओ। तो कहते हैं साइकिल, कहते हैं कि हाँ साइकिल ऑर्डर अभी तक उसने नहीं दिया कि आप उसको मतलब यूज भी कर सकते हैं। तो इट इज इंटेलेक्चुअल, if you are going towards intellectual, if you want to grow, you should आप उसको आपने डिसेंट्रलाइज करना है। ठीक है ना, जापान को देख लें, विलियम ओशी ने डिसेंट्रलाइज किया है और सॉल्यूशन बॉटम से हैं, प्रोडक्शन फ्लोर से सॉल्यूशंस मिले हैं ना कि टॉप से। ठीक है ना, जो बंदा फ्रंट लाइन पर लड़ रहा होता है सॉल्यूशन वहां से आता है, जो बंदा जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा होता है उसे क्या पता कि भाई इस चीज का सॉल्यूशन वो डायरेक्ट करेगा, इशू यहाँ से चीजें यहाँ से सॉल्यूशंस जाएंगे और टू वे एक पूरा एक प्रोसेस डेवलप होगा। ये नहीं कि कैंपस साहिवाल में है वहाँ कोई और रूल है, एक जो है वो बलूचिस्तान में उनका अलग कोई किबला है, इस्लामाबाद वालों का अलग किबला है, तो अलग अलग डायरेक्शंस है, नो यूनिफॉर्म पॉलिसी और इट शुड बी ब्रॉडर। ठीक है ना, कैपिटलिज्म क्यों फेल हुआ? सर हमें रूल्स रेगुलेशंस डिसेंट्रलाइज करो, द मिनिमम रूल्स, द मिनिमम गवर्नेंस आप लोगों को खेलने का मौका देंगे तो वो सीखेंगे। ठीक है ना, आप उनको ज्यादा कहेंगे कि इस तरह करना है इस तरह करना है, वो हमेशा करेंगे। ठीक है ना, साइकिल चलाना बी डिसेंट, स्विम जंप टू द वाटर, यू विल लर्न स्विमिंग। आप उसे कहेंगे कि इस तरह करना है फिर इस तरह हिलाओगे तो यू विल नेवर लर्न। डिसेंट्रलाइजेशन करें,
उस तरफ जाए और आगे की तरफ जाए, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट, ज्यूस का कोई लैंड नहीं था, ठीक है ना जी। दे हैव इंटेलेक्ट, और उन्होंने 22,000 साल पूरी दुनिया में रहे और उसके बाद उन्होंने मुल्क बनाया है। और सोशियोलॉजी की, हिस्ट्री की कोई आप किताब उठा लें, इंटेलेक्ट, वो कहते हैं कि भाई जो नेशन जो है वो इस तरह डिसेंट्रलाइज हो जाए, वो कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, उनकी जुबान, उनका कल्चर, वो सब मर्ज हो जाते हैं दूसरे कौमों में। वाई दे आर, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन, दे आर लीडर्स, फॉलो लीडर्स, देन यू विल बिकम जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक चीज़ की तरफ सबका जो है ना ध्यान डालना चाहता हूँ कि देखें, ये जो नोटिफिकेशन आया 2000 मेरा ख्याल है 19 में, मार्च के स्टार्ट में ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों के बाद एक ईमेल फैकल्टी की तरफ से जाती है एंड उसमें लिखा जाता है दिस इज़ एन एक्सीलेंट SOPs। एक चीज़ फैकल्टी की तरफ से जाती है, ठीक है। और उसी में ही, और ये मेरे ख्याल आप सारे अपने कॉन्सेप्ट्स की डोमेन में जाके देख लें, बायोमेट्रिक के अटेंडेंस के नाम से सर्च करें तो आ जाएगा जो है। सो इट मीन्स दैट कि फ्रॉम फैकल्टी एक पहले से ही आप लोगों ने उनको बता दिया है कि जब वो SOPs आई, दिस इज़ एन एक्सीलेंट SOPs, कि अगर किसी के घंटे कम है तो उसकी अर्न लीव काट लो, उसकी कैजुअल लीव काट लो, और जो भी है उसको काट लो, और अगर 5 घंटे से कम है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फैकल्टी की तरफ से एक रिस्पांस जा रहा है वहाँ पे, और उस पर और भी 2-3 लोगों ने भी रिस्पांस किया हुआ है कि जा रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वी आर इंडोर्सिंग दैट थिंग कि अगर किसी फैकल्टी मेंबर के आवर्स शॉर्ट हैं तो उसको एज अ पेनल्टी जो है ना उसकी अर्न लीव को काटा जाए, ठीक है जी। फिर मीनवाइल कोविड आ गया, ये सब चीज़ें ऑनलाइन मोड में चली गई, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब हम फिजिकल फेज में आए तो ये नोटिफिकेशन दोबारा जो है, ये मेरा ख्याल है अराउंड अबाउट सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के स्टार्ट में ये आया। और जब ये नोटिफिकेशन आया है तो इसमें सितंबर और अगस्त के बारे में जिन जिन के आवर्स शॉर्ट थे उनके बारे में ये बात की गई थी। तो उसके ऊपर हम लोग उस टाइम काउंसिल मीटिंग भी बुलाई और डिस्कशन भी की, और हम लोगों ने डायरेक्टर के साथ भी इसको जाके डिस्कस किया। और हमने डायरेक्टर के साथ जब डिस्कस, काउंसिल के बाद हम लोगों ने जब डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया तो हमने कहा कि इसको कार के एजेंडे में शामिल किया जाए। और फिर डायरेक्टर साहब चले गए बाहर, और फिर जब वापस आए तो हम लोगों ने दोबारा इनको, मतलब कि वो जब हम लोगों ने एक फैकल्टी ग्रुप में मैसेज किया, और ऑफिशियल जिसमें डायरेक्टर साहब भी हैं, हमने ये मैसेज किया कि हम इस चीज़ को जो है ना कार में लेके जाना चाहते हैं, और हम लोगों ने फैकल्टी से उसके ऊपर जो है ना वो बेसिकली एक रिस्पांस दिया और थम्स अप किया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आउट ऑफ 142 हमारी में कितनी फैकल्टी ने खुश असलूबी के साथ उसको इंडोर्स किया है कि डायरेक्टर के साथ ये चीज़ डिस्कस होने जा रही है कि इसको कार के एजेंडे में डिस्कस किया जाए, ठीक है जी। और फिर ये कि कार के एजेंडे में भी इसको जिस तरह डलवाया गया, मोस्टली हमारे यहाँ पे ये लोग भी कह रहे थे कि कार के एजेंडे में ही नहीं है ये। यहाँ पे नईम साहब भी बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई हैं, और भी अगर वो शिराज साहब भी बैठे हुए हैं। आप ये देख लें कि डायरेक्टर साहब ने एडमन के जो सेक्शन हेड्स थे उनको बाहर भेजा और उनको कहा HODs बैठे रहे, हम अब इसको एजेंडे को डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर इन्होंने कहा कि इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग प्रपोज करें, हम लोग इसको लेकर चलेंगे। फिर बीइंग ASA, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रीवियस काउंसिल, हम लोग HODs के साथ मिले, हमने कुछ इसकी चीज़ें, और हमने ये बात की कि इसको लेटर को उससे फाइल से हटना चाहिए। और HODs को भी हमने ये बात बताई कि ड्यू टू ASA this was the part of the CARC agenda. Otherwise, if it was not ASA, तो CARC agenda डायरेक्टर ऑफिस से होता तो वो पिछली CARC में डिस्कस कर लेते 30 मिनट में। तो इट इज ड्यू टू ASA कि उसको CARC में डिस्कस किया गया HODs के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जवाद साहब, जो हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार। सो प्रीवियसली ये बताना जरूरी है कि जब फैकल्टी एंड से ये चीजें जा रही हैं कि जी ये एक्सीलेंट पॉलिसी है, दूसरे नंबर पे उन लोगों के ऊपर भी नजर रखी जाए जो जी कैंपस आते हैं, थंब लगाते हैं और चले जाते हैं, घर के काम करके आते हैं, फिर आते हैं, फिर थंब लगाते हैं।
इसका सर मतलब अगर है काइंडली मुख्तसर कर दें बिल्कुल वो सर, मैं लाइन ऑफ एक्शन अगर काइंडली सर मैं बता दें। लाइन ऑफ एक्शन भी बताऊंगा, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी भी बताना चाह रहा हूँ ना, वो भी ज़रूरी है। वो सर ऑलरेडी नहीं सभी वो को सबको पता है, आप लाइन ऑफ एक्शन। सर हाँ जी देखें, एक सर चीज़ है ना, अब ये डिस्कशन है ना, अब सुनिए मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ना। दूसरे नंबर पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली खुद क्लू दे रहे हैं कि जो जो जा रहा है उसके ऊपर भी चेक करें। तीसरी बात ये कि ये भी पिछले दिनों पीस और पीईसी एक मिनट प्लीज यहाँ ये पीईसी का जो सर एक मिनट जस्ट मैडम सना हमें छोड़ के जा रही फॉर गुड, तो हमारी इनके लिए वेल विशेस हैं, तो शी इज गोइंग, तो इन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ 8 साल गुजारे हैं। मैडम हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अल्लाह आपको यूके जा रही हैं मास्टर्स के लिए, तो अल्लाह आपको खैर सलामती से ले जाए और आपके सारे मामला आसानी से हो जाए तय। बहुत शुक्रिया आपने तो पूरी फैकल्टी की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। सो ये जो अभी रिसेंटली डायरेक्टर साहब ने वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए पीईसी एक्रेडिशन एंड एनबीएक्स की एक्रेडिशन, वो किसकी वजह से हुए? सर काइंडली जो एजेंडा है उसी के अराउंड अगर काइंडली मैं आ रहा हूँ सर, मुझे बात कर आ रहा हूँ, मैं एजेंडे की तरफ आ रहा हूँ। देखिए दूसरे नंबर पे हम लोग इसको 8.5 से 4.5 बाउंड करने लगे हैं, या जो भी यहाँ पे किसी ने सजेशन दी कमेंट है, मैं अल्ताफ साहब की बात से टोटली एग्री करूँगा कि उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है वो बिल्कुल ठीक है कि देयर मस्ट बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट थिंग। और सोल्यूशन मेरा क्या है? सोल्यूशन ये है कि बीइंग अ एएसए हम लोग भी और आप लोगों से भी हम कि हमें ये बात करनी चाहिए कि हम सिर्फ उस नोटिफिकेशन को मानेंगे जो स्टैट्यूटरी फोरम से अप्रूव्ड है। हम लोग यहाँ पे ये जो 4 क्विज 3 क्विज, एक मिड टर्म, एक सेशनल, ये किस बेस पे लेते हैं? ये डायरेक्टर साहब की वजह से नहीं लेते कि उनको ख्वाब आई थी तो ले लेंगे, या जवाब साहब के जहन में आएगा तो ले लेंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी फोरम्स। तो हर वो नोटिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी फोरम से अप्रूव होगा, फैकल्टी बाउंड है उसको मानने के लिए, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो हम अपने स्टैट्यूटरी फोरम, वो जब अभी इलेक्शन आएंगे उनके थ्रू भी हम लोग उधर बात करेंगे कि भाई ये तुम लोग इतना बड़ा ब्लंडर करने क्यों जा रहे हैं, तो वो हम लोग, तो माय सजेशन इज कि डायरेक्टर साहब को ये चीज़ बताई जाए कि हर वो चीज़ जो स्टैट्यूटरी फोरम से अप्रूव्ड है, सिर्फ उसी के ऊपर जो है ना हम बाउंड है काम करने को। बाकी ये किसी की अपनी जहनी तख्लीक है कि किसी टाइम उठेंगे कि सुबह फैकल्टी को चेक करेंगे कि इतने बजे इसकी नॉमली ये है, इसकी नॉमली है, उसको हम लोग नहीं मानते। और हमें दूसरे नंबर पे ये जो चीज़ें इस तरह आ रही हैं इसको कंडेम करना चाहिए, ओपनली करना चाहिए, ताकि हम लोग एक बड़ा सिग्नल दें कि जी ये आप लोग जो हर तीसरे दिन उठ के जो आपके ख्याल आते हैं ना, तो वो नहीं आने चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अदनान साहब आजम जरा माइक उधर दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी से 2 पॉइंट्स आपके साथ सजेशन ही है। एक तो ये जो इशू आया हुआ है, ये क्योंकि जैसे कि बात हुई कि जो चीज़ स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूव होगी हम उसी को फॉलो करेंगे, और बाकी कैंपसेस में भी ऐसा होगा। वहाँ पे भी सारे बहुत रेगुलर नहीं होते होंगे, कुछ ऐसे बंदे होते होंगे जिनके प्रॉब्लमेटिक होते होंगे, और उसको डील करने का वहाँ पे कोई ना कोई मैकेनिज्म भी डेफिनेटली होता होगा। तो एचआर को चाहिए कि उसको देखें कि वो क्या मैकेनिज्म है, बजाय इसलिए कि सारा सबको बाउंड कर दें कि 8.5 से 4.5 अपने मतलब सब एक ही स्टेक से जो है वो डील करने शुरू कर दें। तो वो देखा जाए कि वहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, बजाय इसके कि सबको डिस्टर्ब करें। ठीक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम सारे टीचर्स जब स्टूडेंट्स को कोर्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इन दी एंड वो हमारी इवैल्यूएशन करते हैं। एक 10 पॉइंट्स का एक वो होता है जो इन दी एंड हमारे एसीआर में जाते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। इसी तरीके से फैकल्टी जो है, जो एचआर जो भी डिसीजन करती है, हम उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन दी एंड बजाय कि हम हर उनके गलत फैसले के ऊपर कंडेम करना शुरू कर दें, हमें उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स, जो कि फैकल्टी है, स्टाफ है, वो एचआर को एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी एवैल्यूएशन, एनोनिमस एवैल्यूएशन करे, जो उनके एसीआर में पॉइंट्स के साथ जाया करे, ताकि इस किस्म के मिसाइल आगे ना हो। थैंक यू। यहाँ से किसी का सर जी ठीक, मोहम्मद सर आपकी बात जी। सर अस्सलाम। सर मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल कहीं नहीं होगा कि फैकल्टी को जो वर्किंग आवर्स पे एवेलुएट किया जाए। उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बड़े ऑब्वियस क्राइटेरियन है कि उनकी लेक्चर डिलीवरी कैसी है, उनका जो सुपरविजन है एफआईपी की वो कैसे, उसी बेस पे हमें भी उसी बेस पे एवेलुएट किया जाए।
अगर ठीक है आप वर्किंग आवर्स को देखें, किसी बंदे की सीरियस वो इशू है उसके खिलाफ ब्लैक शीप्स है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, लेकिन हमारा मेन फोकस अगर आप चाहते हैं कि कोर्सेज पे रहे, स्टूडेंट्स पे रहे, तो हमें बिला वजह ये बार बार लेटर ना भेजें कि तुम्हारे 6 घंटे 8 क्यों नहीं है, 7.5 है 8 क्यों नहीं है। इन चीज़ों की बजाय जो हमारी मेन जॉब है, हम उसके साथ कितने सिंसियर है नहीं है, वो हमारा HOD बेस्ट जज है। तो वो हमें जो भी है उस हवाले से हमें जो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आज में यहाँ से कोई रेजोल्यूशन, कोई डेक्लेरेशन, जॉइंट डेक्लेरेशन सारी फैकल्टी की तरफ से वो तय करके उठना चाहिए, और फिर उसे ऑफिशियल मेल पे जो है ना शेयर भी करना चाहिए लोगों के साथ। ये बहुत अच्छी सजेशन, इंशाल्लाह हम जॉइंट डेक्लेरेशन एक देंगे यहाँ से जो कर सर वो दो आपसे पहले अगर फैकल्टी को लेटर्स मिलते हैं या माइक फैकल्टी को लेटर्स मिलते हैं तो कोई मेल आती है तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो एडमिन अगर देती है और उसको वो अपने लेटर को स्टैंड कर सके, और हमारी एक न्यूट्रल बॉडी हो जो उनको खड़ा नहीं करेगी, हाँ यू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, और उसका रिस्पांस में उनको उनके ही फाइल में वो चीज़ जाए कि दे आर आल्सो कल्प्रेट इन क्रिएटिंग सच नॉनसेंस। सेकेंडली जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो हायरार्की है उसका खास ख्याल रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा डायरेक्ट फैकल्टी को अप्रोच ना करे, हायरार्की में HOD का पार्ट है, तो जो HR है वो पहले HOD को और HOD फैकल्टी से बात करें। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट ऊपर बुला लिया जाता है जो कि हमारे लिए हेडेक है, हमें अपनी क्लासेस छोड़ के जाना पड़ता है, बात का हम अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के जाते हैं जो कि हमें बहुत एंड बैकलैश करना पड़ता है। आपसे पहले जी सर इस सेमेस्टर में मैं ऑलमोस्ट 260 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ विद 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, तो मुझे कैलकुलेट करके दे दे 40 आवर्स में ये कैसे पूरे हो सकता है, जब मुझे क्विज़ असाइनमेंट्स भी लेनी है, मिड्स फाइनल्स भी चेक करने हैं, उनके पेपर्स भी बनाने हैं। इसके अलावा मैं 2 प्रोजेक्ट्स को FIPs को सुपरवाइज कर रहा हूँ, 3 को मैं को सुपरवाइज कर रहा हूँ, 3 कमेटीज में अलग हूँ ये, और मुझे लेटर मिल रहा है कि मेरे वर्किंग आवर्स कम है, हालांकि मेरे ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हैं, कभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, ये मेरे HODs बैठे हुए हैं कि कभी डेडलाइन से पहले मेरा कोई काम पूरा ना हो, इवन कभी भी मुझसे डेटा मांगा गया हो कि मैंने डेटा टाइम पे ना दिया हो। पुराने प्रीवियस HODs हैं, इनसे आप इनको सब पता है, उसके बावजूद अगर मुझे लेटर दिया जाता है जी कि मैं काम नहीं कर रहा, मेरे वर्किंग आवर्स पूरे नहीं है, सर मेरे ऑब्जेक्टिव्स को कब देखें कि आपने जो मुझसे चाहा है वो काम मेरा पूरा है, तो फिर आप ये वर्किंग आवर्स में से क्या कोई मतलब नहीं है इसका। तो और दूसरा आप लेटर्स रिमूव कर रहे HOD की रिकमेंडेशंस पे, तो आपने लेटर देने से पहले HOD से रिकमेंडेशन ली थी, ये क्या बात हुई? आप रिमूव HODs के पूछ के करोगे, HOD से आपने पहले कोई कंसल्ट किया है कि आप लेटर इशू कर रहे हो? आप HODs को हफ्ता पहले बता रहे हो कि जी हम आप फैकल्टी को बताएं कि हम ये नोटिफाइड टाइमिंग पे कर रहे हो, उसके हफ्ते बाद आप कह रहे हैं। बात सर डॉक्टर साफ वाली है कि डेटा आजकल हमारे पास सारा हमारे पास है, आपको जब डेटा चाहिए होता है आपको मिल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर। डॉक्टर जवाद सर बस सर क्विकली जरा, क्योंकि अभी वो टाइम हो गया तो हमें बस एक दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जितनी भी कमेटीज है उसमें वन मैन शो है ही नहीं। हमारी जितनी कमेटीज बनती है उसमें 3 से 4 मेंबर्स होते हैं हमेशा, और काम कभी नहीं रुकता। ये भी गलत है कि भाई जो पर्सन है वो अगर एक नहीं है तो पीछे जो बाकी दो है, 1 मेंबर कमेटी तो हमारी आज तक बनी नहीं है। वो होती है ज्यादा मेंबर इसलिए को खुदा न खास्ता अगर एक पर्सन ना हो तो बाकी काम को चला सके। और दूसरी बात यह कि जो बायोमेट्रिक है इसको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए, इसके लिए कि इन और आउट बेशक 10 दफा पर्सन करे, लेकिन ये एथिकली रॉन्ग है, दिस मस्ट बी कंडेम्ड कि अगर एक पर्सन आके अंगूठा लगा के वापस चला जाता है, दैट इज रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि हम में से कोई पर्सन भी इसको डिफेंड नहीं करेगा। हाँ, उसके जो आवर्स हैं 40 आवर्स जो लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वीकली हैं, जब उसका लिखा हुआ हो, जब मैंने बायोमेट्रिक लगाया हुआ, इसका मतलब उस पर्सन को यह होना चाहिए। अगर इस किस्म की एथिकली कोई मिस्टेक्स करता है तो उससे ऑटोमेटिकली वो जो भी रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से उन्हें डील करना चाहिए। बाकियों को जो है ना वो कम से कम इस अजियत से निकालें। बेशक आप 10 दफा आउट करें, 10 दफा इन करें, नो प्रॉब्लम, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। उसको पॉजिटिव प्लीज
इस मशीन को पॉजिटिवली यूज करें, जो नेगेटिव के लिए नहीं है। नहीं तो जो नेगेटिव कर रहा है उसको अभी क्या करना है वो बताएं। सर जो नेगेटिव कर रहा है ऑटोमेटिकली उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। वो जो जरूरत नहीं रखते, क्या वो लोगों को जरूरत नहीं रखते, उनको कुछ कह नहीं सकते तो सबको अजियत दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज माय पॉइंट। ये चीज थैंक यू डॉक्टर शफीक साहब। सर थैंक यू सो मच। मे भी ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो, लेकिन मैं एक और एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। हम ज़ाहिर है टीचर्स हैं सारे और हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है, तो ASA की तरफ से भी और थोड़ा सा आपने देखा होगा डायरेक्टर साहब ने पीछे एक आध सेमेस्टर इसी के शुरू में शायद एक मीटिंग बुलाई थी और अवामन नास से एक बात उन्होंने मेंटोरशिप की थी कि यार आप सारे मिलकर ना इन सब के मेंटोर्स बने और उस तरह इनको सोचें कि ये बच्चे हैं किसी के और ये भी, तो ये जो यहाँ बैठे हैं ये भी किसी की औलाद है, तभी मतलब हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर जो डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है वो फैकल्टी का है, ठीक है। और बिलीव करें, ये आपने भी सुना होगा और हम तो सुनते रहते हैं कि स्टूडेंट कभी ग्रुप में बैठे हो ये भी कहते हैं यार फिक्र ना करो, ये सानू नंबर भी देंगे, साड़ियाँ अटेंडेंसा भी पूरियाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सर इस तरफ भी थोड़ा सा जब कभी बात हो तो उनकी तवज्जो दिलाएं कि जिस तरह कभी आप फैकल्टी को इकट्ठा करके उनकी ये काउंसलिंग करते हैं कि इनके मेंटोर बने, तो कभी आप अकेले में स्टूडेंट से भी मिलें और उनको भी कोई इखलाकी तरबियत दें कि ताकि, क्योंकि देखें स्टूडेंट ही हमारा एम्बेसडर है जो बाहर जाके हमें अच्छा या बुरा कहता है। हाँ जी, वो तो कहते हैं 65 मार्क्स दें, आप कहते हैं बस सर ये एक है, एक ऐसा मेरे जहन में था जो मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पर ही देखते, उसको 1 मिलियन रुपया आता हुआ नजर आ रहा होगा, 1 मिलियन आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि सर वो जाए तो वो भी 1 मिलियन का ही हो सर। स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे यहाँ पे इस वक्त प्रेसिडेंट हैं भट्ट साहब, उनकी तरफ से एक ईमेल दोबारा जानी चाहिए, जिस तरह उन्होंने पहले एक दफ़ा ईमेल की थी और उसमें लिखा था कि द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज में आल्सो बी मॉनिटर्ड, टाइम इन इज़ 30 AM एंड टाइम आउट इज़ 8:30 PM एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस इज़ 4 hours। आई थिंक इट नीड्स सम मॉनिटरिंग। ये उनकी ईमेल पढ़ रहा हूँ मैं किसी और की नहीं पढ़ रहा। नहीं, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है सर वो आप सुनेंगे प्लीज़। मैं पॉइंट उसी पे आ रहा हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट हमारे हैं उन्होंने पहले जो ईमेल की है उसका रिवर्सल करें। सबसे पहले ये बताएं उनको कि ये जो टाइम की पॉलिसी है ये वही है जो 8 साढ़े 8 से सुबह से लेके 8:30 शाम तक है। इसमें नंबर 1। नंबर 2 बात ये, यानी एक ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए दोबारा। एक बात आपने लाइन ऑफ एक्शन मांगे, मैं आपको लाइन ऑफ एक्शन दे रहा हूँ कि सबसे पहला नंबर 2, ASA को वो काम नहीं करना चाहिए जो इससे पहले पॉलिटिकल जमातें करती हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो बात जहाँ पे रुकी हुई है, नईम साहब अब उठ के चले गए लेकिन मैडम यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ भी 4 मीटिंग्स हुई हैं। इस वक्त डायरेक्टर साहब के साथ पुरानी ASA की बात जहाँ पे रुकी हुई है वो ये थी कि जो लेटर्स हैं ये 100% विड्रॉल होने चाहिए, लेकिन HODs का ये ख्याल था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम डिफेंड नहीं कर सकते, जैसे अभी जवाद साहब ने बात की, तो HODs का भी यही ख्याल है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं कर सकते विड्रॉ जिनका। हमने उनसे ये कहा कि ये आप रुकें, अभी चेंज ओवर आ रहा है, चेंज ओवर के बाद जो बात दोबारा यहीं से शुरू होगी। डायरेक्टर साहब ने अगर कार में ये चीज़ डिस्कस कर ली है तो नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर द रिस्पांस। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे और भट्ट साहब से ये है कि पुरानी लेगेसी को आगे लेके जाएं, ठीक है। उसमें डायरेक्टर साहब नाउ इज़ वेटिंग फॉर द TORs ऑफ द विड्रॉल ऑफ लेटर। तो सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि पिछले 124 जो लेटर आए हुए हैं उनको विड्रॉ करवाना है, नंबर 1। नंबर 2, जो SOPs हैं बायोमेट्रिक के, जिनके ऊपर भट्ट साहब की रिटन ईमेल फैकल्टी पे मौजूद है कि दे आर वेरी एक्सीलेंट, आपके डायरेक्टर साहब को इस वक्त वो जो वेट कर रहे हैं वो अगेन नंबर 2 TORs कर रहे हैं। मैडम मौजूद है यहाँ पे, मैडम शबी फरवा, वो इस बात की गवाह हैं और बाकी लोग भी, कि डायरेक्टर साहब को हमने ये कहा एंड आई हैव रिटन एज वेल। सर यही तो दे रहा हूँ सर आपको, सर यही तो दे रहा हूँ आपको। आप बीच में सर टाइम अभी कम नहीं है ना, तो बड़ी देर से कम है ना, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन सुननी पड़ेगी आपको ज़ाहिर। तो जो SOPs हैं उसके ऊपर आप डायरेक्टर साहब जो दूसरा वेट कर रहे हैं वो ये है कि वो जो बायोमेट्रिक 3.5 साल पुरानी बायोमेट्रिक है उसके ऊपर वो ये वेट कर रहे हैं कि अब नए TORs होंगे। हमने उनको ये कैटेगोरिकली ये बात बताई है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है, ये सिर्फ वाह कैंपस के हैं, दे शुड बी रिवर्स्ड। उन्होंने ये कहा
HOD लेवल के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए, वो आप लोगों के साथ मिल के इन TORs को रिवाइज करे। तो जो दूसरा काम आपके ज़िम्मे है पहली GBM में, और ज़ाहिर है ये चीज़ हम आपसे पूछते भी रहेंगे, पहला वो 124 लेटर का विड्रॉल, नंबर 1, नंबर 2 SOPs का रिवर्सल, जो जिसकी वजह से अगर 3.5 साल पुरानी वो बायोमेट्रिक आप अपने पहले दौर में रिवाइज करवा लेते तो ना ये पिछले 124 लेटर आते और ना अब जो थ्रेट हमें आ रही है बायोमेट्रिक की ये आती। ये उस वक्त आप लोगों को देखना चाहिए था जब ये आए थे आपके आने से 10 दिन पहले, और पूरा 1.5 साल आप लोग बैठे रहे यहाँ पे, आपने उसको रिवर्स नहीं करवाया। अगर आप रिवर्स करवाते ना ये 124 उस वक्त आते, ना ये अब जो थ्रेट आ रही है या कल परसों जो आई है ना ये आती। नंबर 2 और जो लास्ट है मेरे वो ये है कि जब भी जी वही कर रहा कि नंबर 3 ये है कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, अभी भी इस वक्त भी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, वहाँ ऑफिशियल के ग्रुप पे आप चले जाएं, ना आपका थम्स अप वहाँ पे है ना उनका थम्स अप है। क्यों? इलेक्शन हो गया सर ये सर आप बात को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं ये जिम्मेदारी की जगह है, आपको समझाना चाह रहा हूँ ये जिम्मेदारी की जगह है। इस वक्त मैं अगर आपके साथ मुराफकत करूँ तो ज़ाहिर है 50% लोग भी मुराफकत करेंगे आपके साथ एसोसिएट। मेरी बात समझिएगा जरा, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते तो फैकल्टी का नुकसान होता है। इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि वाह ऑफिशियल के ऊपर जो कंडमिनेशन पड़ी है, जो विड्रॉल ऑफ लेटर्स के ऊपर मामला पड़ा है, आप दोनों हजरात का थम्स अप नहीं है, व्हाट्सएप को कॉल की थी थम्स अप करें, इसके लिए करें कि इसका हिस्सा बने। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ इस फोरम पे आज आपको कि इसको सियासत की नज़र हम लोग ना करें। हम सारे लोग जितने बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस रेडीवान की तरह नहीं है जो रोड पे खड़ा हुआ है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम आज भी आपको सपोर्ट करेंगे, हम कल भी आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी जी सर पहला लाइन ऑफ एक्शन जी मैंने आपको तीन लाइन ऑफ एक्शन बताए हैं। एक, सबसे पहले उस ईमेल का रिवर्सल किया जाए। नंबर 2 जो लेटर्स हैं उनको विड्रॉल कराना है। नंबर 3 SOPs को रिवाइज कराना है। अब इसके लिए जारी बात है आपके पास टेबल टॉक्स हैं, आप HOD से मिल के डिस्कशन करें और एक अपना लाया अमल हमारे सामने लाएं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम ये दोनों काम कराएंगे। तो आप लाइन ऑफ एक्शन मांग रहे हैं, मैंने 3 दिया आपको। थोड़ा टाइम बिल्कुल जो है ना वो 3 पॉइंट जल्दी से ये बताऊंगा। सबसे पहली बात कि यहाँ सुबह से ये बात चल रही है कि SOP है और पॉलिसी सिर्फ 8 घंटे की थी, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी है। जिस SOPs की बात हो रही है वो एक इंडिविजुअल की बनाई हुई है, वो हमारे पास एक नोटिफिकेशन की शक्ल में पहुंचती है और उसमें एक बंदे का साइन है, तो वो किसी स्टैट्यूटरी फॉरम से अप्रूव नहीं है, फैकल्टी का इनपुट उसमें नहीं है, ना HODs का इनपुट है उसमें। उसको तो कतई जो है रिवाइज होने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट ये है, उस पर आप कोशिश करें, उस पर ऑलरेडी कोशिशें हुई हैं, उस स्ट्रगल को थोड़ा सा आगे लेके जाने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो हमारा काम है ना, दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी बाउंड्रीज में मेजर नहीं कर सकते हो। जो हमारा काम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो सिस्टम है और दैट वाज जस्ट अटेंडेंस सिस्टम, उसमें कोई वर्किंग आवर्स गिनने का कोई ये नहीं था इनिशियली जब ये आया था। इट वाज एन अटेंडेंस सिस्टम, इन और आउट आपका है, आपकी अटेंडेंस लग रही है, दैट्स इट। तो उन SOPs को रिवाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा जो मेरा एतराज़ है एक पॉइंट में, वो ये कि HODs की बात हो रही थी कि जितने भी यहाँ फ्यूचर के HODs बैठे हैं, करंट HODs भी बैठे हुए हैं और प्रीवियस HODs भी बैठे हुए हैं, ये बात हो रही है कि भी HODs को एम्पावर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है, व्हेन यू हैव एन HR डिपार्टमेंट इन योर कैंपस, तो फिर इन मामला को उनके पास होना चाहिए। HOD को एम्पावर करेंगे, एक नया इफरीत आ जाएगा। सारे HODs एक साथ नहीं, एक तरह से नहीं होते, हर तरह के HODs होते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर जब भी आप इस किस्म का काम उसके सर पे डालेंगे, विक्टिमाइजेशन का एक रास्ता खुलेगा। तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, HOD के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, HR के पास होनी चाहिए एंड दैट शुड बी मेड अकाउंटेबल। अगर वो गलत कर रहे हैं, गलत लोगों को लेटर इशू हो रहे हैं, HODs को पता होता है ठीक है कि उसके डिपार्टमेंट में कौन कितना काम कर रहे हैं, किस किस कमेटी में इन्वॉल्व है, तो HR को पता नहीं होता ये चीज़। HR इज ऑलवेज इन CC, बल्कि कुछ नोटिफिकेशन तो HR के थ्रू आ जाते हैं, तो उनको पता होती है। अगर वो गलत लेटर इशू कर रहे हैं, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल।
बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हमें ASA के लेवल पे इस साल को अकाउंटेबिलिटी का साल ऑब्जर्व करना चाहिए और इस पे रियली हमें काम करने की जरूरत है। They should be made accountable for their own failures। लोगों को 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, हमें 10%, 15%, 2-2 साल बाद मिल रहा होता है। तो इन चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? उन चीज़ों पे भी आए ना, उन पे इनको लेटर मिलने चाहिए। ठीक हो गया तो मेरी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रमीज सर आप लाइन में लोग हैं, बस जरा मुख्तसर ही अभी क्योंकि टाइम। थैंक यू सर। जल्दी से बस 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले आपसे गिला ये है कि आप लोगों के हमेशा पैनल जो है वो ऑपोजिशन को साथ रखने वाली पॉलिसी की वजह से हमेशा जो है ना वो पछताता है। आपको इस बात में रियलाइज होता है हमेशा। अभी भी देख लें, बड़ा अच्छा आपका ये सेशन चल रहा था और डॉक्टर माज ने और डॉक्टर अतीक ने इसको पॉलिटिसाइज किया है, ठीक है, और आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे होस्ट हैं, आप लोग नहीं जवाब दे रहे, लेकिन बहरहाल इनसे ये पूछना तो बनता है कि पिछले 2 साल में ये क्या करते रहे? क्या जो फैसल शफीक भट्ट ने जो है ईमेल की थी वो पत्थर पे लकीर थी? ये 2 साल में उसको अंडू नहीं करवा सके? ये डायरेक्टर ऑफिस में ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि फैसल शफीक भट्ट सबका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अकेला? तो फिर इनका फेलियर है, ये फैसल शफीक भट्ट का फेलियर तो नहीं हुआ। नंबर 2 ये कि इन्होंने बहुत हाथों मारे होंगे वार्निंग लेटर्स के ऊपर, तो अचीव क्या किया? मेरा ख्याल इन सारे यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर बैठे हैं, आउटकम जो है एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है। तो उन्होंने अचीव क्या किया? 0, ठीक है। तो ये बड़ी मतलब मुझे तो सरप्राइज हो रहा है इसको देख के, ये कितना कॉन्फिडेंटली बोल कैसे लेंगे? ठीक हो गया। क्या इन्होंने डायरेक्टर से ये पूछने की कोशिश की कि नहीं अब मुझे टाइम देना जरा? क्या इन्होंने नहीं सर प्लीज अभी मुझे 1 मिनट भी पूरा नहीं हो रहा सबसे पहले एक चीज उन्होंने आपसे सबर करें ना, सुने आप सुने ना, सबर करें। आप जवाब भी देंगे, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, इसका जवाब भी देंगे। और दूसरा एक ऐसे ही हम किसी का ना हम किसी को देखें, हम ना किसी से किसी की गलती में आते हैं, ना किसी की बात इस तरह मानते हैं। हमने बात की है, देखिए हमने डायरेक्ट बात की आपसे। सर देखिए आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको मुखातिब किया और भट्ट साहब को किया। आप होस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। मैंने या किसी बंदे को इंटरप्ट नहीं किया, ना मैं किसी के साथ इस तरह ऊंचा बोलता हूँ। मुझे देखिए मुझे भी सारे तरीके आते हैं बात करने के। मैं नहीं, ये तरीका गलत है। आपको रोकना चाहिए, आपको बात इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि आपकी एक तो पार्टी की एंड दिस इज रॉन्ग। देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ ना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एक अगर मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। दिस इज रॉन्ग। जी डॉक्टर साहब प्लीज। डायरेक्टर जो है वो अगर हमारे वर्किंग आवर्स चेक हो रहे हैं तो डायरेक्टर के वर्किंग आवर्स कौन चेक करेगा? क्या वो थंब इन और थंब आउट करते हैं? उनके 8 आवर्स अ वीक जो है वो पूरे हो रहे, ये कौन पूछेगा? क्या 2 साल में लोगों ने पूछा था? क्यों ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि डायरेक्टर से पूछा था? सर रिजल्ट तो नजर नहीं आया ना, नजर सर आपको क्यों नजर आएगा? ज़ाहिर है आपकी आप जिस तरीके से चीजों को सर किसने आप देखिए आपके सामने एक बंदा डायरेक्ट बात कर रहा है, मैं डायरेक्ट बात नहीं जवाब दूंगा। सर मैंने बात उनसे की है, दरमियान में कैसे हो सकती है? ये सबर कर। आई विल रिस्पॉन्ड दिस। आई विल रिस्पॉन्ड। अच्छा डॉक्टर नाजिया ने एक बात मैं उनसे पूछना चाहता था, वो चली नहीं, सर मैं ऊपर जाकर उनसे पूछ लूंगा कि एचओडी जो है वो हेल्पलेस होता है। ये उन्होंने जुमला बोला है कि एचओडी हेल्पलेस होता है, तो हमें वहां जाके एम्बैरेसमेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फिर आप एचओडी बनते क्यों? आप रिजाइन। तो नंबर 2 ये कि अगर एचआर ने डायरेक्टली हमारे साथ ही कांटेक्ट रखना है तो फिर एचओडी को वाकई यहाँ से रिप्लेस कर दें, पॉलिसी को मतलब इस पोजीशन को ही हटा देना। ठीक है, होना ये चाहिए था लाइन ऑफ एक्शन जो आपने पूछा, होना ये चाहिए था कि एचओडी को आप रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आपने वो पॉइंट आउट कर लिए लोग कि जी ये जो है वर्किंग आवर्स पूरे नहीं कर रहे, तो एचओडी जाके उनकी एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, अगर उनमें से कोई 1 या 2 ऐसे जो जस्टिफाइबल केसेस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उनके साथ आपने जो ट्रीटमेंट करनी है करें। और आखिरी पॉइंट ये कि वार्निंग लेटर की पॉलिसी कहाँ पे? क्या मेरे वर्किंग आवर्स कम होने पे वार्निंग लेटर इशू होगा? क्या ये रिटन वेल स्टेटेड वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है? अगर है तो ठीक है, फिर तो किसी को एतराज नहीं। अगर लीव्स ही डिडक्ट होना पॉलिसी है फॉर एग्जांपल, तो लीव्स करते हैं ना डिडक्ट। 300 हमारी लीव्स पड़ी हुई है, वो भी अब कट के मेरा ख्याल नहीं जाएगी, पता नहीं किसका रूल है।
वो बड़ी उनमें से डिडक्शन हो जाती है। ठीक है, मामला मेरे ख्याल में बड़ा आराम से हैंडल हो सकता था, लेकिन बहरहाल अब जो सब कुछ हो गया तो अब मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए इससे क्या कि इन वार्निंग लेटर्स को किसी तरह वापस रिट्रीव कर मतलब रिवर्स करवाए और उनको ये बताएं कि जी एचओडी को रिस्पेक्ट दें। एचओडी जो है वो तमाम फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपको आके बताएगा कि कौन सा फैकल्टी मेंबर जो उसका जस्टिफाइबल है आर्गुमेंट या स्टांस या फिर नहीं है। ठीक है, अच्छा लेटर्स के हवाले से मैं ज़रा बता दूं एक चीज़। वो इस तरह हुआ कि मार्च 2019 में ये पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी पे जो हमारी मीटिंग हुई तैयब अकरम साहब के साथ, उस मीटिंग में हमने इस इशू को रेज़ किया। तो उसमें उन्होंने ये बार बार कह रहे हैं कि जी किसी ने उस पर काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये कैंपस के अंदर एक दो लोग हैं जो कि दो जगह पे जॉब्स कर रहे हैं, एक यहाँ पे भी कर रहे हैं और एक किसी और जगह पे भी कर रहे हैं। तो हमने उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए, हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है, तो उन्हें काबू करने के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है और डोंट वरी, इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उनकी इस श्योरिटी के अंडर और उस पे उन्होंने उसका एविडेंस हमें दे दिया और वो एविडेंस, उस एविडेंस के तहत बंदे को टर्मिनेट भी यहाँ से किया गया। आप में से कुछ लोग उन्हें जानते भी हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को जब देखा हमने तो फिर हमने कहा जी ठीक है, ये तो ज़ाहिर है कि जेन्युइन इशू है, ये तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप ये देख लीजिए कि डेढ़ साल का जो भी हमारा टाइम था, उसके अंदर इस इशू के ऊपर ना कोई मॉनिटरिंग थी, ना कोई चीज़ था, ना उसके ऊपर कोई काम हुआ, किसी किस्म की कोई चीज़ उसमें नहीं हो सकी। उसके बाद अगर हम नहीं कर सके तो 2.5 साल बाद में टाइम मिला, उसमें दूसरे दो कौंसल्स आई हैं, उन दो कौंसल्स को कर लेना चाहिए था, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ये लेटर्स वाला मामला भी 3 महीने हो गए, 3-3.5 महीने, उस पर भी नहीं हो सका। बहरहाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आपने सजेशंस दी हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट करके आपसे शेयर भी कर देंगे और जितनी सजेशंस आई हैं उनको हम लेके आपके साथ शेयर करके तो हम डायरेक्टर ऑफिस जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह हम एक बेहतर सोल्यूशन के साथ आपके पास वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।